Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 19 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, true false में vote करें. अमर, अंकित, साइनी, सौम्या, मयंक, मुक्ता, another dance just move forward. ऑडियो वीडियो में दिक्कत है तो कंट्रोल आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो, क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. जवाब मैं मंगल बुध में अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. तो हम लोग देख रहे थे कि प्लानिंग खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म, जीडीपी. ये जीडीपी इज द लास्ट टफ टॉपिक इन माय ओपिनियन. मतलब टफ तो वो भी नहीं है, पर जो मतलब आपका दिमाग खर्च मांगे तो वही है. और वो भी थोड़ा हमने कल खत्म किया था, आज हम बाकी का खत्म करेंगे. तो जीडीपी के तीन कैलकुलेशन मेथड कल देखे थे, डिफेक्टर बेसिस समझा था, कुछ मिसलेनियस टर्म्स देखे थे. अभी सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े कुछ कांसेप्ट समझते हैं. नाउ जस्ट टू रिकैप द थिंग्स. जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड तीन थे. एक्सपेंडिचर मेथड, बुनियादों का याद करो. सीआईटी एक्सएम फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए, रात को 2 बजे भी याद होनी चाहिए. फैक्टर मेथड मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, तो टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, उसमें बेसिक प्राइस पे मिलता था, फिर उसमें आप ग्रॉस वैल्यू एडेड में मिलता था, उसमें आप टैक्स और सब्सिडी के साथ एडजस्ट करो तो फिर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस पे मिलता था. तीसरा था इनकम मेथड, मतलब डब्ल्यूआईपीआर, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट और रेंट की रकम जोड़ो तो भी आपको मिलता था. उसमें कहते हैं फैक्टर कॉस्ट पे मिला जीवीए, फिर उसमें टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो तो हमें मिले जीडीपी मार्केट प्राइस. लेकिन वो भी हमें राइट पिक्चर नहीं देता. देयरफॉर अल्टीमेटली हमें चाहिए जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस. रियल प्राइस जो हमें 2011 के प्राइस के साथ एडजस्ट करो तो हम निकालते हैं. उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट जीडीपी डिफलेटर क्या था वो भी हम कल देख चुके हैं. तो पहले तो सबको आग्रह है कि हवा में इधर आके मत बैठो, पहले वो कल वाला कंप्लीट करो, नोट पेन से सब फॉर्मूले याद करो, फिर आप यहाँ पर आके बैठिए. अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, जब तो मैंने ऑलरेडी क्या, गिव 40 सेकंड्स. देखिए, ये जीपीएससी अभी पिछले हफ्ते हुई थी, उसके क्वेश्चन आपको सब जानते हैं. अभी तामझाम जो चल रहा है, टॉपर रिजल्ट वगैरह, जैसे मेरा शेड्यूल फ्री होता है मैं यूट्यूब पर उसका एक आराम से वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसमें इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए, कितना मैनेजेबल था वगैरह. कुछ अच्छे सवाल थे, कुछ उनका टिपिकल समझते हैं, गुजरात लेवल का जनरल नॉलेज पूछते हैं. अब ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछ रहे हैं गलत क्या है. अब गलत में आपको बहुत सारे और भी लग सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट आपको ये लगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कैप्चर्स इनकम जनरेटेड बाय ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स, तो आपको लगे भाई उसका तो अलग मेथड था ना डब्ल्यूआईपीआर. इनकम मेथड तो ये था ना डब्ल्यूआईपीआर, तो इसने क्या बोला नहीं जीवीए से भी पता लग सकता है. तो पहले तो हमें ये कंफ्यूजन हो कि हाँ ये भी हो सकता है, मतलब ये रॉन्ग हो सकता है, वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट. दूसरा, जीडीपी ऑब्टेन बाय एडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर कैरिड आउट इन द इकोनॉमी, ये भी ठीक ही लगता है इफ यू थिंक अबाउट द सीआईजी एक्सएम. लेकिन फिर ज्यादा सोचने बैठो क्या था, अच्छा ऑल एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर इनकम, पीएम किसान और वो विधवा सहाय पेंशन वगैरह देंगे, क्या वो भी काउंट होता है? वो तो नहीं. ऑल द एक्सपेंडिचर के नाम पे फिर शेयर में पैसा डाला, वो तो हमने सीखा था कि जब इन्वेस्ट होगा तब काउंट होगा. तो अगेन वी फील लाइक दिस शुड आल्सो बी रॉन्ग. तीसरा तो करेक्ट है, इतना तो पक्का है. अब याद याद करो, जीडीपी मींस जीवीए एडेड विद नेट टैक्सेस, वो बराबर है. मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, उसको हम कहते हैं नेट टैक्सेस. वो तो कल हमने देखा था. तो कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बोल सकते हैं सी सही है, लेकिन वो पूरा रॉन्ग फाइंड करो. अब आगे बढ़ना पड़ेगा. डी, कि जीवीए से अलग अलग देशों का कंपेरिजन हो सकता है. तो आउट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट दिस इज द मोस्ट रॉन्ग. तब ये सुना है भारत देश और चाइना का जीडीपी हमसे आगे, हम ऐसा ही सुनते हैं, हमें चाइना का जीडीए हमसे आगे है. नो, तो जीडीपी दैट इज द राइट इंडिकेटर टू कंपेयरिंग द कंट्रीज. जीवीए से तुलना वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि समझो उसमें मार्केट प्राइस कैप्चर नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग देश पे अल्टीमेटली टैक्स कितना है, सब्सिडी कितना है, तो फाइनली अगर आपको कंपेयर भी करना है तो फाइनल मार्केट प्राइस क्या बोलो. तो यस, अदर ऑप्शंस आल्सो लुक टेम्प्टिंग, बट दिस इज मोर रॉन्ग एंड देयरफॉर दिस इज द इनकरेक्ट वन. फिर भी उनका आंसर क्या था, फिर से रिविजिट करेंगे. एनी स्टे ट्यून, इसमें कुछ अच्छे सवाल थे. वो ये जैसे ही आप जानते हैं ये सब रिजल्ट और आसपास की चीजें तो ठंडी हो जाए, देन मैं आराम से वीडियो बनाता हूं. जीडीपी ग्रोथ रेट हमने देखा था और उसमें भी कैसे वो गिर गया, फिर कोरोना के बाद रिकवर हुआ और अभी अराउंड 6.3 टू 6.8% ग्रोथ है 2025 में. ऐसी सरकार को, मतलब इकोनॉमिक सर्वे को उम्मीद है. यहां तक तो हमने पढ़ा था, कुछ पीवाईक्यू भी ट्राई करेंगे, लेकिन वो ब्रेक में अभी थोड़े कंसेप्ट समझते हैं. देखिए, सेविंग्स का मतलब क्या, बचत करना. बचत क्या होता है, आपका इनकम और एक्सपेंस, उसमें से जो पैसा बचा वो आपका सेविंग है. अब ऐसी सेविंग प्राइवेट भी हो सकती है, मेरे आपके जैसे लोग करें, पब्लिक भी हो सकती है, मतलब ओएनजीसी या सरकार या सरकारी विभाग करे, खर्चा कम रखे, आमदनी ज्यादा करे, उनकी भी सेविंग हो सकती है, हालांकि रियल लाइफ में ज्यादा होती है. अब आप समझो, मैंने पैसा सेव किया तो बैंक में गया, अब बैंक वाला किसी को लोन में देगा, तो मुकेश अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब वो पैसा इन्वेस्टमेंट में उनको मिला है. उसी प्रकार फॉरेनर जो शेयर्स, बॉन्ड्स, पार्टिसिपेटरी नोट, एफडीआई वगैरह से इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, वो क्या इंडिकेटर थे, पिलर 1 से याद करो. तो ये भी हो सकता है. तो आंतरिक स्रोत से, फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, और बाह्य स्रोत से, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, इन्वेस्टमेंट में पैसा आ सकता है. तीसरा और भी आ सकता है कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा रखूं और वो उधर से इसका आईपीओ खरीद ले. तो दिस इज हाउ सेविंग्स गेट कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट. अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए फॉरेनर ने 700 रुपए एफडीआई दिया, डोमेस्टिक सेविंग से 1000 रुपए आ गया, तो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब क्या, पूरा बहुत बड़ा वाला. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरे देश का क्या प्रोडक्शन है, जीडीपी, पूरे देश में क्या डिमांड और सप्लाई चल रहा है, ऐसा सब देख. तो हम जो पूरा पढ़े वो सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है, चाहे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एवरीथिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक एक यूनिट या एक एक घर का क्या सप्लाई डिमांड है, वो हम लोग नहीं पढ़े, क्योंकि लास्ट 13 ईयर्स में सिर्फ 2 बार सवाल पूछे. हालांकि मैंने पढ़ा दिया वो रेकॉर्डेड कार्ड क्लास, आप एकदम आखिर में देख ला, 2023 में मैंने लिया था. एनीवे, सो माय पॉइंट इज, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जितना पैसा फिजिकल एसेट्स में गया, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, अनसोल्ड इन्वेंटरीज, वो सब हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट. आपके पास फिजिकल की जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर आदि में जाए तो भी तो है, यू आर राइट, वो भी इन्वेस्टमेंट है. लेकिन समझो ये सब एडम स्मिथ के जमाने में उन्होंने डेफिनेशन बनाई होगी, तो तब तो उनको ऐसा इंटेंजिबल कॉपीराइट और ये सब की समझ नहीं होगी, तो वो सिर्फ इसकी बात करेंगे, फिजिकल चीजों में पैसा गया वो है इन्वेस्टमेंट. नाउ थिंक अबाउट अ क्लोज्ड इकोनॉमी लाइक नॉर्थ कोरिया. तो वहां हमने देखा क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या, फॉरेनर्स के साथ रिलेशन नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं, एफडीआई का नहीं. तो वहां तो फॉरेनर का एफडीआई तो आएगा नहीं, जो भी है वो डोमेस्टिक सेविंग का पैसा ही जाना है इन्वेस्टमेंट में. तो वहां अगर जनता ने पैसा सेव किया 1000, तो इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, 1000. तो रिमेंबर, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी सेविंग्स इक्वल्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितना सेव हुआ उतना ही जा सकता है इन्वेस्टमेंट में, फॉरेनर का पैसा तो जाएगा नहीं. अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि देखो सेविंग के नाम पे मान लो मैं अपने पॉकेट में ही पैसा रखूं,
बैंक में जमा ना करूँ तो मुकेश अंबानी को मिलेगा नहीं, तो फिर सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। आई एग्री विथ यू। लेकिन यहाँ पर वो समझो थियरी के हिसाब से वो साबित करेगा कि वो ऐसा होता है। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं। हमें उतना भी एडवांस तैयार नहीं करना है। एक लाइन में पूछते हैं, वो भी स्टेट सर्विस में पूछते हैं, इसमें तो कम पूछते हैं। तो जस्ट रिमेंबर, क्लोज इकोनॉमी में क्या डोमेस्टिक सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, पूरी वो साबित करने वाली थियरी, वरना आधा घंटा उसी में चला जाए। ये टंकी में कितना पानी है? आपके 100 लीटर, लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या जत्था है, स्टॉक है? तो मैं कहूँ स्टॉक वेरिएबल है। उसी तरह आपके पास कितनी एसेट्स है, आपकी वेल्थ कितनी, कितनी प्रॉपर्टी है, आपके देश की पॉपुलेशन क्या है। तो आप कहेंगे ये तारीख को इतने किलोग्राम, इतने लीटर, इतने हजार लोग हैं। तो यानी ये सारे इंडिकेटर्स क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स। स्टॉक वेरिएबल्स मतलब आपको एक पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे जत्था नापते हैं, यू आर मेजरिंग द क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड, ये नल में से जो पानी आ रहा है, तो आप क्या पूछेंगे, इसमें से कितना पानी आ रहा है? आपको रेट बोलना पड़ेगा, रेट, कि 1 लीटर पर मिनट पानी आ रहा है। तो इसे हम कहेंगे फ्लो वेरिएबल है। तो आपको कोई पूछे मंथली इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे पर मंथ इतना कमाता हूँ, मंथली रेंट कितना है, पर मंथ इतना है, सेविंग फॉर्मेशन रेट क्या है, वो आगे समझेंगे। तो ऐसे जो हम पर मंथ, पर डे जैसा कुछ बोलने की बात करें, तो वो सारे होते हैं फ्लो वेरिएबल। अब इसके बियॉन्ड आप उसमें मत जाना कि अच्छा तो ये वाला स्टॉक है, ये वाला फ्लो है, जो जाने लायक है वो 4-5 मैंने आपको बता दिया। अनदर टॉपिक टू अंडरस्टैंड इज डेप्रिसिएशन। ये पहले जो भी टाटा योद्धा नाम का टेम्पो ट्रक 10 लाख का था, कटारा हो गया तो 6,50,000 का हो गया, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। किस तो इट इज द वियर एंड टियर ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम। कुछ बार नया मशीन या मॉडल आ जाए तो पुराना आईफोन का वैल्यू कम हो जाता है, ऑब्सोलेसेंस होता है। उसी तरह वेदर, विंड, रेन, मॉइस्चर, नमी, गर्मी वगैरह से भी सामान खराब हो जाता है, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह से भी हो सकता है। सो दीस आर ऑल द फैक्टर्स दैट कैन लीड टू डेप्रिसिएशन। अब कुछ कहे भाई इसमें भूकंप आएगा, उसका नाम लेने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ये कुछ भी क्या मशीन को कि एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज के अंदर जो दिया है उसमें से उठा उठा के पूछो, तो उसमें वहां पर ऐसा लिखा है, अच्छा डेप्रिसिएशन अर्थक्वेक से भी हो सकता है। तो रियल एग्जाम में फिर आप अच्छा हो भी सकता है, या वो तो नेचुरल फिनोमेना तो पूरा डैमेज हो जाएगा ना, तो डेप्रिशिएट क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। जैसा सोचने आप तब नहीं बैठे, इसलिए मैंने वो कॉपी करके स्टेटमेंट डालें कि भाई वो ऐसा ही है, आप कबूल करके टिक करना है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आप क्या समझे? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट। यस, ये ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है, परमानेंट है। मतलब समझो खटारा हो गया तो अब ये वापस अंडू करके आप 10 लाख का नहीं बना सकते। डेप्रिसिएशन से टैक्स में भी फायदे मिलते हैं। अब ये क्या बात है? मान लीजिए एक बोतल, मिनरल बॉटल बनाने की कंपनी है, उसका प्रॉफिट है 50,000 रुपए, और वो क्या हमारा ये जो मशीन है वो सब डेप्रिशिएट हो रहा है, 10,000 का उसमें वैल्यू कम हो गया, तो ऐसा माना जाएगा कि तुम्हें हर साल 10,000 का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा लगता है। तो फिर प्रॉफिट में से वो माइनस करना है डेप्रिसिएशन। यानी अब कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल इनकम क्या होगी, 50 माइनस 10 तो 40,000। तो इस प्रकार से कंपनी का क्या फायदा हुआ, टैक्स बचाने में मदद मिली। समझो डेप्रिसिएशन का मतलब ये भी नहीं कि उसने हर साल इतना पैसा रिपेयर मेंटेनेंस में खर्च किया, वो सीधा राइट ऑफ सरकार, अच्छा इतना तुम माफ गिनो। तो डेप्रिसिएशन गिव्स टैक्स बेनिफिट। दूसरा याद रखना, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब समझो ये असल में खर्चा नहीं किया। आप कहते मेरा इतना प्रॉफिट है उसमें से ये गया वो गया, तो मनी इज आउट गोइंग, यहाँ पर ऐसा नहीं, पैसा तो गया नहीं, वो तो काल्पनिक बात है, बट स्टिल यू गेट द टैक्स बेनिफिट। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अगेन दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, सो वी आर पुटिंग द एफर्ट। तो फिजिकल एसेट्स का मूल्य कम होना डेप्रिसिएशन है। अच्छा आपने कोई माइन, खदान लोहे की, हीरे की खरीदी है, कोई जंगल पे आपको अधिकार मिला, नेचुरल रिसोर्सेज है, उधर भी उसका वैल्यू तो कम होना है, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लीशन। थर्डली, आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे पेटेंट है, कोई सूर्यवंशम मूवी का कॉपीराइट है, तो पहले साल 10 करोड़ था, अभी सूर्यवंशम लोगों ने 10,000 बार देख लिया, तो कोई उसका 1 रुपया भी नहीं दे, तो वैल्यू कम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन इज फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स, उसमें वैल्यू जो कम होती है उसे कहते हैं एमोर्टाइजेशन। जैसे कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आदि में हो सकता है, वो हम पिलर 1 में आराम से पढ़ चुके हैं। एनीवेज कमिंग बैक, मैं आपको बताया था सेविंग होती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, उसमें से इन्वेस्टमेंट होता है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट सेम थिंग्स, क्योंकि मैंने आपको बताया आपने जो पैसा बचत किया वो आपकी सेविंग है। इन्वेस्टमेंट हम तब मानेंगे जब उसमें से कोई फिजिकल एसेट लाइक बिल्डिंग मशीन, अनसोल्ड इन्वेंटरीज, मतलब मोबाइल बनाया किसी ने खरीदा नहीं, वो सब चीजें हैं, तब हम कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट में गया है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप इज सेविंग्स, सेकंड स्टेप इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है, डोमेस्टिक सेविंग से आता है, नेट फॉरेन मनी, विदेशों से जो एफडीआई वगैरह पैसा है, विच इज पुट इनटू रियल एसेट्स, मतलब फिजिकल चीजों में, एंड अनसोल्ड इन्वेंटरीज, जो माल बिका नहीं लेकिन बना दिया, उसमें जितना पैसा आपका लगा हुआ है वो सब आपके देश का इन्वेस्टमेंट है। तीसरा स्टेप, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, तो सामने कुछ तो पुराने ट्रक जो खटारा हो गए, तो डिस्पोजल ऑफ द एसेट दो तरीके से हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो जाए, चीज पुरानी हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, या लिक्विडेशन करना पड़े। मान लो कोई कंपनी का सब पूरा फैक्ट्री प्लांट था, एचएमटी रिस्ट वॉचेस पूरा बेच दिया, एकदम बर्बाद था, तो लिक्विडेशन भी हो सकता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट में से पुराने एसेट्स का जो डिस्पोजल हुआ उसे माइनस करो, तो फिर मिलता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट वो फ्लो वेरिएबल है, ऐसा कि हर साल आपका इतना नया पैसा आ रहा है, क्योंकि जितना नया पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो पुराने खटारा गाड़ियों का माइनस भी करना पड़े, सो देन यू गेट द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है। वो ऐसा कहता है कि एक यूनिट का निर्माण करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में ऐसा बॉटलिंग प्लांट है, उसे लगाने का खर्चा $3 लाख, और वो पूरी लाइफ साइकिल में 2 लाख बॉटल प्रोड्यूस कर सकता है। तो 3 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख बॉटल प्रोड्यूस करता है, तो मतलब एक बॉटल बनाने में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगा, $1.2 पर बॉटल। तो ये हुआ उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो। इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट आउटपुट। अब इंडिया से कंपेयर करें तो ये इंडिया का बॉटलिंग प्लांट है, आप देखो सिंगल लाइन में धीरे धीरे जा रहा है, मतलब ये प्लांट देखो, और सामने ये प्लांट कितना कुपोषित है, हाउ मच माल न्यूट्रिड है, कि मतलब बेचारा ये स्टैंड भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाएगा, मुझे लगता है ज्यादा, मतलब फास्ट आपने वो स्विच दबा दिया तो स्वाभाविक है इसमें होगा क्या, हार्डली इट कैन प्रोड्यूस 1 लाख बॉटल्स इन द लाइफ साइकिल। लेकिन खर्चा ये भी इतना ही महंगा मिलेगा, $3 लाख का, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि विदेशी चीज पे सरकार ने इतना टैक्स लगाया कि विदेश का एफिशिएंट मशीन मंगा नहीं सके, और लोकल जो प्लांट मशीनरी बनाने वाले हैं वो इतने सब मोनोपोली उनकी हो जाएगी, भाई तुम फॉरेन माल तो खरीद नहीं सकते, तो जब माल के यही लेना है तो हम तो लूटेंगे तुमको, तो सब स्टैंडर्ड मशीन भी आपको महंगे में खरीदना पड़े। तो नाउ ऑब्जर्व, $3 लाख का आपने प्लांट खरीदा, 1 लाख बॉटल उसने लाइफ साइकिल में आपको बना के दी, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या, 3/1, तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पर नंबर ज्यादा आना वो खराब बात है, क्योंकि वो ऐसा देखा रहा है कि आप $3 लगाते हैं तब जाके एक बॉटल बनती है, जबकि अमेरिका में आप सिर्फ $1.5 इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में, एंड यू कैन प्रोड्यूस 1 बॉटल। यानी कि यहाँ पर समझो स्मॉलर नंबर इज बेटर। आई गिव यू 30 सेकंड, जरा दिमाग में उतारो। नाउ आई गिव यू अनदर 40 सेकंड्स, आप ये क्वेश्चन सोचिए फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं।
अर्थतंत्र में मोटी बचत के बावजूद भी पूंजी निर्माण से उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी यदि ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है इस में से क्या होना चाहिए? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। तोमेश, रोशनी, हर्ष, चिराग, हर्षित, सचिन, आरती, अमन, अनु, प्रीतेश, अनिश, सुमित, साक्षी, रजत, देवांशु, सुहास, दीक्षा, कोमल, मधु, गौरव, ऋषांक, अंकित, साइनी, वैभव, आंचल, कोमल, एस्पायरन, चंद्रा, सूर्या, तायरा, हर्षित, गौरव, ईशा, ऋषि, रोहित, आस्था, धनराज, शिवा, मेघा, अर्पिता, नवीना, ईशा, आतिश, मिथिलेश, निखिल, शुभम, अर्जुन, आर्य, अविनेश, ऐश्वर्या, आशुतोष, निशिता, शिवानी, अनदर्श। करेक्ट आंसर्स। देखिए, अगर आपके देश का कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है तो वो खराब चीज़ है, अभी हमने देखा। तो यूएस का 1.5 है तो वो अच्छी चीज़ है, भारत का अगर है तो खराब चीज़ है, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है सेम आउटपुट के लिए। तो वही पूछ रहा है कि भले आपकी इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा हो, मतलब लेट मी गो बैक, आपकी इकोनॉमी सेविंग बहुत ज़्यादा हो कि 10-10 हज़ार लोग सब लोग सेव करें, और उसके आगे जो भी उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन रेट भी बहुत बेस्ट हो, लेकिन फिर भी आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा। अगर अगर आपका देश का कैपिटल आउटपुट रेशियो काफ़ी हाई है तो वो सेट इमोजी है, उसके चलते प्रोडक्शन और जीडीपी में या आउटपुट में बढ़ोतरी नहीं होगी। आपके बाकी के ऑप्शन का क्या हिसाब है? वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हाँ उसके चलते भी जीडीपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी ज़्यादा मायने रखती है। इलिटरेसी, अब पहली तो बात यह है कि अगर देश में सब अनपढ़ हैं और आपने लिखा हाई सेविंग इकोनॉमी, तो दोनों तो कैसे पॉसिबल है? अनपढ़ आदमी होगा तो उसके पास उतना पैसा नहीं होगा कि हाई सेविंग कहाँ से होगा? सो दैट इज नॉट मेकिंग सेंस। तीसरा कहता है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, पर पॉपुलेशन डेंसिटी का जीडीपी के साथ सीधा नाता नहीं है। उल्टा पॉपुलेशन डेंसिटी में समझो यंग पॉपुलेशन हो, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब समझो अरुणाचल प्रदेश में लो पॉपुलेशन डेंसिटी है कि एक स्क्वायर मीटर एरिया में मान लो आपको 10-15 लोग ही मिले, हो सकता है मुंबई में आपको 1000 लोग मिले, तो अच्छी बात है ना, जल्दी आपको मजदूर मिल जाएगा, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी तो खराब चीज़ तो नहीं हुई यहाँ पर। अब ये पूछता है कि इट विल फेल, इट विल नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, कब? अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई होगा। मतलब उसने असल में क्या करना चाहिए था, इसको थोड़ा वो एक लाइन और लिख देता, विल नॉट इंक्रीज द आउटपुट इफ करके ब्लैंक, और फिर हर एक स्टेटमेंट के आगे वो लिखता इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, इफ देयर इज हाई कैपिटल आउटपुट, तो फिर तुरंत क्लिक हो जाए हाँ भाई, इफ देयर इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो देन जीडीपी विल नॉट इंप्रूव। तो द आंसर इज डी। अब इसके बाद एक कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आईसीओआर। मेरे हिसाब से वो काम का नहीं है, काम का नहीं तो तुम क्यों पढ़ा रहे हो? आप जानते हो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मॉक टेस्ट वाले फालतू के प्रश्न बनाए तो लोग मेरा खून पीते होंगे। असल में समझो, जब हम बात करें इंक्रीमेंटल दिस दैट, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की दिशा में जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया लास्ट 13 ईयर्स में सिर्फ 2 बार पूछा है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या कि एक और यूनिट के लिए क्या चाहिए, एक और यूनिट आपको बनाना है, खाना है, उसके लिए कितना पैसा चाहिए या उसमें से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मार्जिनल, इंक्रीमेंटल, ये सब वर्ड्स उसके साथ यूज होते हैं। तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या कहेगा कि जो भी आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो था, अमेरिका का कितना था 1.5, आपने 2 लाख बोतल बना दी है, अब आप 2 लाख एक भी बोतल बनाने के लिए कितना एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा टू प्रोड्यूस वन मोर बियॉन्ड दिस लिमिट। तो उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। इतना आपको ज़्यादा पूंजी चाहिए, पर मेरे हिसाब से कुछ काम का नहीं, इसका इतना लोड लेना है नहीं। यूट्यूब पे इसके वीडियो देखे तो भी लोड नहीं लेना है। तो आपके देश का कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना लो है उतना हार्ड इमोजी है। अब आप याद करो भारत देश का रिसर्च डेवलपमेंट में हालत क्या है, हार्डली 0.6% ऑफ आवर जीडीपी गोइंग इन रिसर्च डेवलपमेंट, तो फिर ऐसे बेकार ही अपनी मशीनरी होगी। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ये सब में बेस्ट मशीनरी होगी, तो स्वाभाविक है उनका कैपिटल आउटपुट रेशियो लो होगा, इस कारण से उनका जीडीपी हाई होगा। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालें, नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करो, मार्केट प्राइस पे बात करो, तो पता चले यूएसए करीब $21 ट्रिलियन, भारत करीब 3 ट्रिलियन के आसपास, फिर बढ़ा के 5 करेंगे, ऐसी सब बातें चलती है। तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी इन ट्रिलियन डॉलर्स। इंटरेस्टिंगली इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ परसेंटेज में बात करता है, तुम एब्सोल्यूट में बात करो कितने डॉलर का है तो नहीं लिखेगा। आजकल ये 2-3 साल से ऐसा ही है, उनको जो डेटा दिखाना है वही दिखाते हैं, नहीं जो खराब दिखे वो नहीं बताएंगे। तो पॉइंट आप जानते हैं पहले क्या चलता था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो हमेशा ये प्रश्न होना चाहिए तो अभी कितना है, 3 है, 2 है, 4.5 है, वो नहीं लिखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। अब आप देखिए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इससे एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट होती है, इससे पॉजिटिव इफेक्ट होती है। तो जब भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे, मान लो ग्राफ चढ़ के इतना, तो उस वक्त जीडीपी भी बेस्ट होगा। तो अब देखो 2007 में जो अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आई थी, उसके पहले आप पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बहुत हाई था, इस कारण से जीडीपी भी बहुत हाई था, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम हुआ और सब बर्बाद हुआ। वो मामला क्या था, हम ऑलरेडी पिलर 1 P2 में देख चुके हैं। अब इसमें से इकोनॉमिक सर्वे 2018 ने बहुत ज्ञान दिया तब एनालिसिस करके, हमारे लिए वो काम का नहीं, लेकिन उसमें से उसने जो थियरी डिराइव की उस पर अलग अलग वर्षों में प्रश्न आए हैं। बात ऐसी है कि अब तक हम ऐसा सोचते थे सूरज उगता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें से फ्रूट उगता है, हम ऐसा सीक्वेंस में सोचते थे। तो अब तक सब इकोनॉमिस्ट ये सोचते थे कि देश का सेविंग्स बढ़ाओ तो अपने आप देश का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो अपने आप देश का जीडीपी बढ़ेगा, मतलब ए लीड्स टू बी लीड्स टू सी, ऐसी कॉजालिटी पहले सब स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, इकोनॉमिस्ट मानते थे। पर ये जो इकोनॉमिक सर्विस ने ये सब बेकार बातें, वो नई साइकिल लेके है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ तो फिर जीडीपी बढ़ेगा, तो फिर आपका सेविंग्स बढ़ेगा, क्योंकि समझो जीडीपी बढ़ेगा इसका मतलब सबके पास जॉब आ गया, तो फिर कुछ सैलरी आती है तभी पैसा सेव करेगा। मतलब हवा में तो कोई सेविंग कैसे कर सकता है, पहले तो उसको कुछ मिलेगा नौकरी तब सेविंग करेगा ना। यानी सेविंग्स बढ़ाने से पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा, तब ग्रोथ रेट बढ़े तब जाके सेविंग बढ़े। तो वी हैव टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट, तो ग्रोथ इंप्रूव होगा, जीडीपी इंप्रूव होगा, तो फिर सेविंग इंप्रूव होगा। मतलब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके वास्ते ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम, मतलब बैंकों का बैड लोन का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह में इन्वेस्टमेंट एनकरेज करो, टैक्सेशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लेबर लॉज, एफडीआई सब में रिलैक्स करो ताकि और इन्वेस्टमेंट में पैसा आ सके। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी, में इसको 3 स्टार दो तो फिर जीडीपी बढ़ जाएगा और उसके चलते लोगों को जॉब्स मिलेंगे तो सेविंग भी बढ़ जाएगा। सेविंग अपने आप बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट नहीं मारनी चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। मतलब आप याद करो सरकार जो शुरू में मोदी सरकार क्या करती थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, गरीबों के बैंक खाते खोलो, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मतलब वो भी आपका पैसा मोबिलाइज हो, ऐसी जो गोल्ड में पड़ा था बैंक में डालो, नोटबंदी की 5,000 के नोट बैन किए 2016 में, ये सोच के कि अब जनता ज़्यादा पैसा बैंकों में सेव करेगी तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, पर ये अर्जेंट नहीं है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। सेविंग बढ़ाने की स्टेप उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इसको 1 स्टार दे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, उसको 3 स्टार दिया। अब यहाँ से ये एक प्रश्न आपको पूछा गया, अगेन
हम ये करते हैं 5 मिनट का ब्रेक ही लेते हैं, तब तक आप मंथन कीजिए एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। जिनको क्लिक नहीं हो रहा तो मैं आसान कर दूं, एक्स की जगह पर लिख दो पाकिस्तान, फिर सॉल्व करो तो जल्दी हो जाएगा। वन मोर मिनट। 30 मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कब हो सकता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। रुचि, स्मिता, मनीषा, तनु, आनम, सरोज, अनु, हर्षित, प्रिया, धर्मेंद्र, प्रीतेश, खुशी, महिमा, सृष्टि, शुभम, हिमांशु, दुष्यंत, ओशिका, संभवी, मधु, हर्षित, साक्षी, प्रतीक्षा, नेहा, अमीशा, मधुकर, अंकुर, लोबजैंग, कृतार्थ, आतिश, अर्जुन, सायरा, विनय, खुशवंत, शुभम, मिथिलेश, आशुतोष, शिवानी, अमर, छवि, अविनेश, किशोर, अभिषेक, सौम्या, नदर्श करेक्ट आंसर्स। देखिए, हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो साइकिल पढ़ी, सेविंग सेविंग से होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से होता है कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन वो जरूरी चीज़ है। अब बाकी ऑप्शन पर आप सोचने बैठो तो वो क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ताइवान या अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो जाए तो क्या भारत में आएगा? जब आएगा वो टेक्नोलॉजी तभी अपना ग्रोथ आएगा। तो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। इफ देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, पर वो पॉपुलेशन के पास स्किल भी तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान की पॉपुलेशन के पास स्किल नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से है? इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन फिर जो आपका देश है, भारत है, पाकिस्तान, जो भी है, उसका खुद का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब जीडीपी बढ़ेगा ना। जीडीपी का सीआईजीएक्सएम फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये सब दे आर नॉट मेकिंग सेंस। बट इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री एक्स, तो पाकिस्तान में मान लो इन्वेस्टमेंट आई, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हमने देखा, तो फिर ग्रोथ आ सकता है। डिपेंड करता है उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है। अगर हाई होगा कैपिटल आउटपुट रेशियो तो फिर ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा कैपिटल आउटपुट रेशियो में हाई नंबर इज बैड। इसके बाद एक मुद्दा कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो, मेरे हिसाब से काम का नहीं, बट अगेन वैम्पायर बाबू सोने खून पीते हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेट मॉक टेस्ट वाले पूछते हैं। इसको खत्म कर दे 2-3 मिनट में। एक कोचिंग क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इसकी एसेट्स क्या है। ये सब एलसीडी प्रोजेक्टर, फर्नीचर वगैरह, और टोटल सेल क्या है जो कोचिंग में वो बेच रहा है। तो मान लो उसकी एसेट्स है 30 लाख का, ये सब एलसीडी प्रोजेक्टर और सारी चीजें तामझाम, और वो बेच कमा रहा है 2 करोड़ रुपीज इन कोचिंग फीस। तो अब रेशियो निकालो, आएगा 0.15। इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो। ये क्या बोला है कि इस कोचिंग वाले को 1 रुपया कमाने के लिए 15 पैसे की उसके पास संपत्ति या पूंजी होनी चाहिए। ही नीड्स 0.50 पैसा इन एसेट्स या कैपिटल टू अर्न 1 रुपी इन सेल्स। अब ये भी कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो भी ऐसा है, जितना लो होगा तो हार्ड इमोजी है, बहुत अच्छी बात है। ऑल इंडिया का कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो ऐसा है कि उसको 2.5 रुपये चाहिए उतना कैपिटल, तब जाके वो 1 रुपया कमा सकता है। क्योंकि स्वाभाविक माइनिंग कंपनी है तो उसे तो कोयला माइनिंग के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव मशीनरी चाहिए, और उसे वो बेचने निकलेगा, वो कोयला के वजन के हिसाब से तो इतना पैसा कमा नहीं पाएगा। आपको अगर आप फिर आप लॉन्ग टर्म व्यू लो कि 10-15 साल में तो वो रिकवर करेगा, बट इमीडिएटली आप जो भी 1 महीने का 1 क्वार्टर का निकालो तो नहीं मिल जाएगा। तो हाई नंबर इज बैड फॉर कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो। अब ये जो मैंने आपको बताया टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल सेल्स, तो ये अकाउंटिंग वाली इंटरप्रिटेशन है कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो की। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जहां पर हम जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश की बात करें, तो वो वाले लोग कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो का अलग फॉर्मूला निकालते हैं कि टोटल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल लेबर। ऐसा करो तो आपको पता चले कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। क्योंकि मान लो कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें मान लो 50 इंजीनियर लगते हो, लेकिन कैपिटल ज्यादा चाहिए। उसके मुकाबले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसा मशीन आपको सिलाई मशीन 10 ही चाहिए, लेकिन काम वाले और ज्यादा आपको चाहिए। बट एनीवे नीड नॉट टेक टू मच लोड, मुझे पूरा टॉपिक ही काम का नहीं लगता है। कोचिंग वालों ने पैदा किया, मॉक टेस्ट वालों ने। मान लीजिए कोई व्यक्ति गांधी जी की हिंद स्वराज और बाकी किताबें बहुत पढ़ ले, और उसमें वो एक वैराग्य भाव आ जाए कि नहीं मतलब फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, कोई बेसिक मिनिमम चीजें खरीदनी चाहिए। तो आई विल सेव द मनी, आई विल नॉट बाय द आईफोन। तो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा,
तो फिर क्या होगा, आईफोन फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोग का जॉब चला जाएगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो जीडीपी भी कम होगा, फैक्ट्री बंद हुआ जॉब भी कम होगा, तो पूरे देश की आप सेविंग निकालो तो गिर जाएगी, क्योंकि आदमी ने मान लो अपने 60,000 बचा लिए, पर ये जो 5 वर्कर काम करते थे, 4 वर्कर, वो महीने का जो कमाते थे वो सब बंद हो गया, तो वो तो कुछ भी नहीं बचा पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ सेविंग या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब कम पैसा खर्च करना, मितव्ययता रखना। तो ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर एक आदमी ज्यादा पैसा सेव करता है तो पूरी इकोनॉमी में सेविंग्स डाउन हो सकती है। ये कंसेप्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। वही जॉन मेनार्ड कीन्स जिसने वो कहा था जनता हाथ में कैश क्यों रखती है, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, जो हमने पिलर 1 A2 मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था। अब इसके बाद कुछ सेविंग्स और इनकम के कंसेप्ट हैं, कंपल्सरी, वॉलंटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, रेसिडुअल, ये सब क्या। ये भी उत्तर प्रदेश की जो स्टेट सर्विस में पूछा तो फिर मुझे चेक करना पड़ा, वरना इतना तो बुक्स में दिया नहीं। तो देखिए सारी व्याख्या एक तो बुक में दी नहीं है, इन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस में पूछा तो ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरनेट में भी समझो वेग डेफिनेशन है, युधिष्ठिर वाला समझो, अश्वत्थामा कौन था, तो वेग आइडिया लेंगे, बहुत लोड नहीं लेंगे। पहले तो आप समझो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और म्यूचुअल फंड वाले क्या काम करते हैं, देन वी विल गो इनटू सेविंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, गांव में जैसे 10-15 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाए, उन्हें कहा जाए आप थोड़ा पैसा सेव करो, मान लो 10,000, बैंक वाले आपको फिर 50,000 का लोन देंगे, गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी, फिर आप जो भी आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ धंधा करो, तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उसकी खुद की ग्रुप सेविंग है, 3 लोगों ने मिलकर 50,000 जमा किए, फिर नाबार्ड ने बैंकों को पैसा दिया, बैंकों ने इनको लोन दिया, सपोज 60,000, उससे वही आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ धंधा कर रहे हैं, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये जो हुई वो क्या है, ग्रुप सेविंग्स, ग्रुप सेविंग्स। अब इनकी ग्रुप सेविंग कैसी होगी, एक तो वॉलंटरी हो सकती है कि ये बैंक में 4,000 सेव करती है, ये बैंक में 2,000 सेव करती है, ये बैंक में 1,000 सेव करती है, ये एक बात हो सकता है। या ये कंपल्सरी या फोर्स्ड सेविंग भी हो सकती है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए उसमें शर्त की जाए कि जो भी मेंबर है उसने हर हफ्ते 50 रुपए तो सेव करने होंगे, तो सच सेविंग कुड बी वॉलंटरी आल्सो एंड कंपल्सरी आल्सो, यस। दूसरा, माइक्रो फाइनेंस वाला क्या करता है, नाबार्ड लोन देगा माइक्रो फाइनेंस वाली संस्था को, बंधन, दिशा, श्रीराम, फिर ये जो भी एक सवाल ऐसा छोटा-छोटा लोन गरीबों को देंगे, उसका एजेंट गरीबों को लोन देगा, दैट इज माइक्रो फाइनेंस। अब ये जो गरीब बोरोवर है उसके 2 अकाउंट खोले जाएंगे, एक होगा उसका कंपल्सरी सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक उसका खोला जाएगा लोन अकाउंट। फिर इसको बोला जाएगा कि देखो तुमने हर महीने हर हफ्ते कुछ आपने इसमें पैसा रखना है, और उसमें से आपका महीने का लोन का ईएमआई कटता रहेगा, वो पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पर भी जो हो उसे हम क्या कहेंगे, कंपल्सरी सेविंग का अकाउंट खुलवा सकता है म्यूचुअल फंड का एजेंट। तो हमने अब तक सेविंग में क्या समझा, कंपल्सरी सेविंग हो सकती है, वॉलंटरी सेविंग हो सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेसिडुअल क्या, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या सोशल सिक्योरिटी। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं उसी के जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि तुम्हारी सैलरी का X% कटेगा, बॉस इतना कंट्रीब्यूट करेगा और वो ईपीएफओ में जाएगा, तो ये सब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग्स, क्योंकि जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से पेंशन ईपीएफओ का पैसा कटना है। ये पिलर 1 में हम देख चुके हैं। रेसिडुअल सेविंग क्या है, टोटल इनकम आपकी जो भी है उसमें से आपके एसेंशियल खर्चे जो भी है, सब्जी है, बिजली का बिल है, तो जो बचा वो आपकी रेसिडुअल सेविंग है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, आपकी जो टोटल इनकम हुई उसके अंदर से आपने डायरेक्ट टैक्सेस भरने, इनकम टैक्स आदि, फिर ट्रैफिक सिग्नल का चालान, फाइन्स वगैरह भरने, वो दोनों करने के बाद जो बचा वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो टोटल इनकम माइनस टैक्सेस एंड फाइन्स मींस डिस्पोजेबल इनकम, और टैक्सेस यहाँ पर समझो हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, हालांकि इसकी भी डेफिनेशन अलग-अलग वेबसाइट और बुक के हिसाब से अलग-अलग चलती है, वेग आइडिया हमको तो लेना है। लीनियर इनकम क्या है, आपको 9 to 5 जो जॉब करना पड़े उसमें से जो सैलरी आए। पैसिव इनकम या रेसिडुअल इनकम क्या है, कि आप बस बैठे रहो और पैसा बनता रहे, या आपने म्यूचुअल फंड में, बैंक डिपॉजिट में अपना कोई दुकान रेंट पे चढ़ाया है, मकान किराए पे दिया है, तो बिना हाथ पैर चलाए जो पैसा है वो क्या, रेसिडुअल इनकम है या पैसिव इनकम है। बस तो खेल खत्म। ये 4-5 चीजें जो उन्होंने पूछी थी तो हमने जान लिया इन सबका मतलब क्या होता है। देखिए ऐसी सब एक्सरसाइज, अब जरूरी नहीं कि वो दोबारा पूछेंगे या ये यूपीएससी में रिपीट होगा, पर ऐसा समझो मैं एटीट्यूड रखूँ 1500 वाला टॉपिक के लिए, जहाँ देखिए उसका देख लो, काम का लगे तो पढ़ा दो, हैंड आउट अपडेट करते रहो, तो एक तो सवाल कहीं पे आ सकता है ना। और यही अप्रोच आपका होना चाहिए बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, वो फियर्सनेस होनी चाहिए कि अपना 1 इंच भी जमीन नहीं जाना चाहिए, विद इन सेंसिबल लिमिट। फिर फालतू की पीएचडी करना भी इसका मतलब नहीं है। एंड इज मूविंग फर्दर, जीडीपी के 3 कैलकुलेशन मेथड देख लिए, बेस या डिफरेटर समझ लिया, फिर तो कुछ तो मींस के मुद्दे, इंडिया का जीडीपी स्टेट है वो मींस में देख लिए, इकोनॉमिक साइकिल वो अप डाउन हमने देखा, कैपिटल फॉर्मेशन की हमने बात की, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला, आत्मनिर्भर और बाकी चीजें। ठीक है, आत्मनिर्भर भी अब अपडेट है, वो कोरोना में आया था कि आरबीआई ने और भारत सरकार ने मिलकर कुछ 30 लाख करोड़ दिए थे, उसमें भी समझो कि 2020 में जब कोरोना चालू हुआ तो फर्स्ट राउंड मई महीने में कुछ पैसा दिया, फिर अक्टूबर में कुछ दिया, फिर नवंबर में कुछ दिया, तो 3 राउंड में हुआ था। उसके सब स्कीम के नाम दिए, उसका लोड नहीं लेना है, पर दिए इसलिए क्योंकि आप जानते स्टेट सर्विस वाले क्वेश्चन में अपडेट नहीं करते, फिर उस वक्त तैयारी करनी हो तो कहीं आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इतना अपडेटेड मुद्दा है। तो अपन आपके ऑब्जर्वेशन के लिए दिया, बहुत ज्यादा लोड इसका लेना है नहीं। भारत का आत्मनिर्भर तो ठीक है, हमने अलग अलग जगह पर देखा। चाइनीज आत्मनिर्भर क्या है, मतलब चाइनीज आत्मनिर्भर ऐसा है कि कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। वो क्या बोले कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलॉजी आए और उसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब ऐसा बोला कि अमेरिका वाले एफडीआई भी करें और हम अमेरिका को एक्सपोर्ट भी करें, और ट्रंप बस ऐसे ही, मतलब वो तो समझ से चलने आया, वो कोई आप पे टैरिफ लगाएगा नहीं। तो दैट इज चाइनीज आत्मनिर्भर या ड्यूअल सर्कुलेशन। अब कोर्स ये सब उन्होंने 2020 में बनाया था, तब उनको लगा था ट्रंप नहीं आएगा, पर वो आ गया। तो एक लाइन में जान लिया काफी, विल नॉट वेस्ट टाइम। इसके बाद कुछ और भी नीति आपके सजेशन क्या है, वो मीन्स का मुद्दा है। चाणक्य और बाकी थिंकर्स से हम क्या सीख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो भी मीन्स का मुद्दा है। सप्लाई साइड रिफॉर्म क्या लेनी चाहिए, मीन्स का मुद्दा है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी से लड़ना, मीन्स का मुद्दा है। आत्मनिर्भर भारत थोड़ा बहुत जान लिया, तो ये सब खेल खत्म हुए। अभी कुछ और कंसेप्ट समझते हैं जो प्रीलिम में काम के। फ्रंट लोडिंग क्या है, ओवर हीटिंग क्या है, समझते हैं। मान लीजिए आपको लोन का इंस्टॉलमेंट बनाइए मैं, और हर महीने आप ₹2 तो ये सब क्या नॉर्मल इंस्टॉलमेंट जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करो कि ₹10 मुझे चुकाने, लेकिन पहले महीने में ₹4 रिटर्न करता हूँ, बाकी सब महीने में 2 तो अगले बार पहले आप शुरुआत की इंस्टॉलमेंट में ज्यादा दे दो, दैट इज कॉल्ड फ्रंट लोडिंग। तो अमेरिका और यूरोप ने कोरोना के दौरान जो भी इकोनॉमिक स्टिमुलस, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया, टैक्स माफ करेंगे, सब्सिडी देंगे, ये सब, तो शुरुआत में उन्होंने बहुत पैसा दे दिया, ये सोच के कि शुरू में ज्यादा पैसा देंगे तो अपने आप चीजें कैटलाइज हो जाएंगी, उद्दीपक का काम करेगा। पर इससे तकलीफ कुछ और हो गई, इकोनॉमी ओवरहीट हो गई। वो ऐसा है कि केजीएफ मूवी में ये सलाम रॉकी भाई वो मशीन गन की ट्रिगर दबाता है, पर ऐसी जो बंदूक है वो गर्म हो जाती है, तो थोड़ी बार आपको ट्रिगर दबा के गोलियां चलाएं, फिर छोड़ देना है, फिर बैरल ठंडा होगा, फिर वापस चलानी। कंटिन्यूअसली 5 मिनट ऐसा दबा के रखो तो ओवरहीट हो जाना है। बैरल विल नॉट कूल डाउन, गन स्टॉप्स वर्किंग। अब इसमें होशियारी माने सिगरेट जलाते, पर असल में समझो ये बैरल अगर इतना गर्म हो गया तो पिघल के ये ऐसा बेंड हो जाएगा ना, दुकान से जला सकता है।
फिर हमें वो कंसेप्ट समझना है कि ओवरहीटिंग कब होता है, कि रुक रुक के गोली चलानी चाहिए, या इकोनॉमिक स्टिमुलस है तो रुक रुक के देना चाहिए। एक साथ आप कंटिन्यूअसली पैसा बहुत दे दोगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतना सप्लाई नहीं है, लेकिन आपने पैसा सबको दे दिया है। समझते हैं। अब याद करो जीडीपी की फॉर्मूला क्या लिखी थी, CIG एक्सएम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट तो माइनस करना है। अब जो अमेरिका ने डिसीजन लिया कि हमारी इकोनॉमी में हमें मान लो $10 बिलियन दे देने हैं सबको, लोन में, ग्रांट्स में, सब्सिडी में, ताकि अपना कंजम्पशन बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, और ये सब उत्पादन करे, उसमें से एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो रुक रुक के गोली चलाओ ना भाई, कि हर महीने $2 बिलियन आप दो तो बहुत प्रॉब्लम है, पर इनको ये लगा नहीं, फ्रंट लोडिंग करते हैं कि शुरुआत में $4 बिलियन दे देते हैं। तो समझो जैसे बॉडी की कैपेसिटी है कि हम 2-5 बादाम खाएंगे तो एब्जॉर्ब कर पाएगा, आप 200 बादाम खाओगे तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो अचानक से ये लोग बहुत सारा पैसा दे देंगे फ्रंट लोडिंग के नाम पे, तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि जनता के पास, बिजनेसमैन के पास सस्ता लोन आ गया है या सीधा सब्सिडी का पैसा आ गया है, लेकिन सामने उतने वर्कर्स नहीं होंगे, इतना रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो सप्लाई साइड में डिस्रप्शन हो जाएंगे। तो होगा क्या, इकोनॉमी आपकी ओवरहीट हो गई, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रहा है, तो आउटकम तो यही होगा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड मिसमैच हो गया। तो आप ऐसा सोचो, ये जो बैटमैन डार्क नाइट रिटर्न का जो फाइनल था, उसमें वो बेन या बेल जो भी इसका नाम था, इसको स्टीरॉइड का वो इंजेक्शन या कुछ जो भी केमिकल लेता है तो उसमें बहुत शक्ति आ जाती है। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया, ढेर सारे $1 बिलियन सस्ते लोन, सब्सिडी वगैरह में दे दिया, तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत हुई, तो उसके चलते रिक्रूटमेंट बढ़ गया, जो दिखे उसको बुला लो, तुम दे देना प्रोडक्शन में मदद करो। वर्कर की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड बढ़े उतना माल पैदा करने के लिए और मजदूर चाहिए, तो फिर मजदूर भी अब ज्यादा पैसा मांगेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप जानते यूट्यूब के अंदर थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लिकबेट होगा तो कोई वीडियो खोल के देख ले। अब ये तो काम मैं तो कई सालों से अपना चैनल 2012 से चल रहा है, तो स्वाभाविक है मेरे पास वो स्किल सेट होगा। बहुत सारे टीचर्स पहले यूट्यूब नहीं चलाते थे, फिर 2020 में कोरोना, कोरोना के बाद क्या हुआ, सब लोग यूट्यूब चैनल चला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ऑफलाइन बंद हुआ। तो उस वक्त टीचर्स बहुत ज्यादा आगे, सामने ऐसे थंबनेल बनाने वाले या जो भी एसईओ एडिटिंग का काम करने वाले तुरंत आपको मिलेंगे नहीं। तो सोचो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ वर्कर, टाइट लेबर मार्केट, वेज हाइक। फिर महीने में आपके चैनल के थंबनेल बना के दूंगा, आप मुझे 35,000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो, ऐसे भी लोग निकल गए थे, और कुछ लोग उनको देते भी थे, कुछ टीचर दिल्ली वाले। तो ये क्या वेज हाइक हो गया। अब समझो थंबनेल बनाने का भाई इतना पैसा हो नहीं सकता, तो अब इसको मुफ्त का पैसा मिल गया, तो ये और जाके शॉपिंग करेगा थंबनेल डिजाइनर, तो महंगाई बढ़ेगी। तो ओवर हायरिंग ऑफ लो स्किल वर्कर्स, मतलब वो भी इतना जोरदार थंबनेल तो बनाते ही नहीं फिर भी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब अमेरिका से जितना और पैसा आएगा, क्योंकि आप याद करो उन्होंने जो भी फेयर टेपरिंग के क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे बहुत सारा पैसा रिलीज किया था, फिर याद करो, उसमें से भारत में भी आएगा सब इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तो हर एक सेक्टर में, खासकर डिजिटल स्टार्टअप, ये सब में बहुत पैसा आएगा, तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा जिनके पास असल में उतना स्किल सेट नहीं है जस्टिफाई करने के लिए वो सैलरी को। तो फिर जब ये स्टिमुलस चला जाएगा, मतलब ये जो बेन या बेल था उसका स्टीरॉइड खत्म हो जाए, तो वो ऐसा एकदम सिंगल पसली हो जाता है। तो उसी तरह जैसे ही स्टिमुलस सरकार हटा देगी, देयर विल बी लेऑफ्स, क्योंकि कंपनी इतना पैसा जनरेट नहीं कर रही, इतने लोग जो इतना सैलरी मांगे वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर सके। तो दीज आर द आउटकम्स। मतलब ओवरहीटेड इकोनॉमी में ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जब स्टिमुलस होता है तो दे दनादन ये सब रिक्रूटमेंट होती है, महंगाई बढ़ती है वगैरह, स्टिमुलस आप हटाते हैं, ले ऑफ हो जाती है, इकोनॉमी एकदम ठप हो जाती है। तो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस फ्रंट लोडेड इकोनॉमिक स्टिमुलस। इससे और भी परिणाम आए। आप याद करो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ तो भारत का शेयर बाजार ऊपर गया था, क्योंकि विदेश से बहुत पैसा आता डॉलर्स में। फिर जो फेयर टेपरिंग हुआ, उनकी सेंट्रल बैंक ने लोन और सीआरआर सब बढ़ाना चालू किया, तो वही सब लोग भागने लगे यूएस फेयर टेपरिंग के बाद, तो भारत का शेयर बाजार गिर भी गया। ये सब हम ऑलरेडी पिलर 1 में, 1C में देख चुके हैं। सेम थिंग इज आल्सो सीन इन रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। जब स्टिमुलस के नाम पे बहुत सारा सस्ता सस्ता लोन मिल जाए, तो हमने आगे भी दिखा था 1A2 याद करो, वो कैंटी लोन इफेक्ट था, जो ये कहता है कि लोन का पैसा आएगा तो अमीर आदमी को पहले लोन पास होगा, क्योंकि उसके पास गिरवी रखने के लिए ज्यादा पैसा एसेट्स होंगे, उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा। तो स्टिमुलस मिलने पर वो सब लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बंगले फ्लैट खरीद लेंगे। लेकिन जैसे स्टिमुलस हटा दिया जाएगा तो बाद में इतने मकान बनेंगे नहीं, पुराना कोई खरीदेगा नहीं, और ये सब लोग ये सोचते हैं हमने 2 करोड़ में ये फ्लैट खरीदा तो दूसरे वाला मुझसे 5 करोड़ में खरीदना चाहिए। सो देयर इज इन्फ्लेशन इन द हाउसिंग सेक्टर। तो सब कुछ जब आप जोड़ो तो जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये सलाम आपकी बाई ने बहुत ज्यादा टाइम तक ट्रिगर खींच के रखा, तो बैरल ओवरहीट हो गया। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक ओवरहीटिंग, ये जो भी मैंने आपको समझाया, अब एक लाइन में मुझे निपटाना हो तो वैसा इकोनॉमिक ओवरहीटिंग मींस व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ पेस दैट इज अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही है जो दीर्घ अवधि में वहनीय नहीं है। वैसे जैसे कार या बाइक, उसको बोला गया कि 40-50 की स्पीड पे चलाओ तो बेस्ट एवरेज मिलेगा, आप फिर 100 की स्पीड पे चलाओ तो इंजन भी खराब होना है, गर्म भी हो जाना है, पेट्रोल भी ज्यादा खाना है, तो सेम अनसस्टेनेबिलिटी विल फाइंड। बहुत ज्यादा ये स्टिमुलस नहीं होने चाहिए, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने 2024 में कहा कि भारत की इकोनॉमी को 4 खतरे। एक जमाने में हाइपर ग्लोबलाइजेशन था कि अमेरिका का सारा सामान चीन में बना दो, लेकिन ट्रंप आए ने तब भी धीरे धीरे जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा था अमेरिका में, यूरोप में, ग्लोबलाइजेशन स्लोइंग डाउन, और उसके चलते क्या होगा, फ्रेंड शेयरिंग एंड ऑनशोरिंग, वो मुद्दे क्या हम ऑलरेडी 3 पिलर में देख चुके हैं, 3C में। इलॉन मस्क चाइना से हटा के फैक्ट्री भारत में लगा दे, ये सोच के कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अच्छा है, या इलॉन मस्क वापस अपनी घर वापसी करे और चाइना से फैक्ट्री हटा के अमेरिका चला जाए। सो दीज आर चैलेंजेस फॉर इंडिया। अगर इलॉन मस्क भारत में फैक्ट्री नहीं लगाता तो इट इज अ चैलेंज। फ्रेंड शोरिंग के नाम पे जब तक भारत में कोई फैक्ट्री लगा दे तो बेस्ट है, लेकिन अमेरिका, जापान और अमेरिका और साउथ कोरिया आपस में बहुत सारे सप्लाई चेन अग्रीमेंट करने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से भी अच्छा जापान या साउथ कोरिया वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो चाइना के साथ उनके अलग अलग टाइम पे युद्ध हुए हैं। भारत के भी ऊपर को लगता है कि वहां पर हमारा ज्यादा वाइब्रेशन मैच करता है। अब अगर ऐसा ही हुआ तो एप्पल कंपनी समझो चाइना छोड़ के साउथ कोरिया जब भारत में नहीं आए, और भारत में आप जानते हैं PLI स्कीम भी बंद कर दी, तो वो सोचा अभी मजा नहीं है, कहीं और चलते हैं। तो दीज आर चैलेंजेस। ऑनशोरिंग मतलब इलॉन मस्क चाइना छोड़ के वापस अमेरिका घर वापसी कर दे, रीएस्टैब्लिशिंग फैक्ट्री इन द होम कंट्री, तो फिर तो भारत का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ला भारत में नहीं आया। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, फ्रेंड शोरिंग, ऑनशोरिंग। और क्या तकलीफ है, ये ग्रेटा थनबर्ग के लोग बोलते हैं ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, सोलर विंड से सब चलाओ, लेकिन सोलर विंड का एनर्जी बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी जमीन आपको चाहिए, वो इंटरमिटेंट होता है, 24/7 नहीं मिलता, फिर आपको डीसी बैटरी में स्टोर करना है, उसका अलग खर्चा है। तो एशिया अफ्रीका के देश वो सब नहीं निपटा सकते, हमें तो कोयला जला के ही करना पड़ेगा। तो ये भी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज आल्सो अ चैलेंज टू इकोनॉमी। ये 2024 के सर्वे में भी है, 2025 के सर्वे में भी है। तो जीडीपी के 4 चैलेंज इकोनॉमिक सर्वे में बोले। दूसरा चैलेंज क्या है, यही कि एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी हमको चाहिए, लेकिन वो करने बैठे तो जीडीपी ग्रोथ के साथ समझौता करना पड़े, क्योंकि आप बहुत सोलर एनर्जी की भी पूरी बजाओगे तो आपको कोयला नहीं जलाना है, पर कोयला ही सस्ता है, उसी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी से जीडीपी ग्रो कर सकता है। इसके बारे में पिलर 5 और मीन्स में और हम समझेंगे। जीडीपी के खिलाफ तीसरी और चौथी क्या चुनौती, एआई से खतरा है, 40% ग्लोबल जॉब्स एक्सपोज्ड, वो एंजल का पॉज लास्ट हमने वीक देख लिया, और भारत में स्किल वर्कर की शॉर्टेज है। तो दीज आर द चैलेंजेस। तो हमने ओवरहीटिंग ऑफ द इकोनॉमी समझा। इसके बाद जो मुद्दा आता है मित्रों वो है जीएनपी एनएनपी
आसानी है, अपन इट रिक्वायर्स फ्रेश माइंड। नोट पेन जिसके पास नहीं है वो लेके बैठे और उसे हम सॉल्व भी करते हैं, और 5 मिनट ब्रेक के बाद, तब तक आप ट्राई दिस क्वेश्चन, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी सेकंड्स। हाँ, तो मित्र आपको क्या लगता है कि ये जो ग्रोथ रेट है, तो कौन सा वाला ग्रोथ रेट है? एबीसीडी वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। नवीद, आशीष, शामली, दिवाकर, अभिषेक, अंकिता, प्राची, डॉक्टर मोहित, राजीव, साई, प्रीतेश, आशुतोष, कुंदन, मोहित, दर्शिका, सुमित, हर्षित, निकिता, रूपाली, यश, नफीसा, भावना, मुस्कान, सृष्टि, टेकचंदन, गोमती, आदित्य, अनु, टेलवी, आंचल, हिमांशु, संभवी, अंकित, साइनी, अमन, अकबर, ये सब लोग फिर शुभम, आशुतोष, किशोर, अभिषेक, छवि, सौम्या, रेवती, नौमेश, अमर, ईशान, अदर्श। देखिए, लेट मी गो बैक। जीडीपी आप किसी भी तरीके से निकालो, नैनो कार का एक्सपेंडिचर मेथड, ट्रैक्टर का जीवी या ये इनकम मेथड, हमें जो मिलता है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन वो तो हमें करेक्ट पिक्चर नहीं देता, क्योंकि हमें 2011 के साथ कंपेयर करना है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके सही नंबर निकालना है। तो फिर आप जो निकाले वो है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल प्राइस। तो जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर बोलते हैं, तो ये वाला ही बोलते हैं। तो समझो ये जितने ग्रोथ रेट है, ये जितने भी चले, ये ग्रोथ रेट कौन से हैं? जीडीपी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर की, मान लो इधर 108 का उत्पादन, पिछले साल 100 का हुआ, बोल रहे हैं 8% ग्रोथ रेट है। तो 100 या 108 कौन सा वाला है? वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या जीडीपी एट 2011 का प्राइस, ऐसी सब बातें। तो वर्ड के हिसाब से समझो, जब भी हम बोले जीडीपी, तो जीडीपी मार्केट प्राइस ही तो है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम जो निकालते हैं वो क्या, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो उसे जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमें मजा नहीं देता, हमें उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना होता है। तो मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस 2011 के साथ आप एडजस्ट करो, तो उसे बोलेंगे तब यही ना, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, या रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं। तो लास्ट ईयर का रियल जीडीपी क्या था, इस साल का क्या है? लास्ट ईयर 100 था, इस साल 108 है, तो 8% ग्रोथ रेट है। तो प्लस माइनस करके जो बात ये है, ये जो 7-8% जो भी ग्रोथ रेट है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस, मतलब वो ऐसा कि जो 2011 के प्राइस के साथ लेटेस्ट क्वांटिटी को एडजस्ट करके आपने निकाला है। सो द आंसर इज डी। बाकी क्यों गलत है? मार्केट प्राइस वाला नहीं, जीवीए नहीं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस नहीं, कांस्टेंट प्राइस। वो एंड आउट में सब आप 2-4 बार खुद से हाथ से लिखेंगे, देन इट विल मेक सेंस। नाउ अब आता है मेन मुद्दा, एंड दैट इज जस्ट अ मिनट, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जो लोग सोते सोते मोबाइल पे देखेंगे तो नेटफ्लिक्स का शो नहीं है, अब जो चलेगा वो असल में आपका 100% अटेंशन में मांगता है। ढंग से बैठो, नोट पेन लेके बैठो, जो चल रहा है वो लिखते रहो, देन इट विल मेक सेंस टू यू। जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। भारत में पैदा हुआ उसकी बात करनी है। तो भारत देश का जीडीपी मान लो है 1000, लेकिन 1000 का प्रोडक्शन किया तब तक कुछ पुरानी मशीनरी, व्हीकल, ये सब तो खटारा भी हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, मान लो 200 रुपए का डेप्रिशिएशन हो गया। आपका ये रेट कौन डिसाइड करे? तो जब कॉमर्स मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो फिर शुद्ध रूप से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है? आपके 1000 तो पैदा हुआ था, 200 का तो पुराना सब कबाड़ी हो गया। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी क्या होगा? 800 रुपीज। 1000 माइनस 200 इज 800 रुपीज। अब हमें बात करनी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी तो हम 2 दिन से पढ़ ही रहे, अब हम उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। उसे समझने के पहले आपको 2 शब्दों को समझना है। प्राइमरी इनकम या फैक्टर इनकम क्या होती है?
वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट के नाम पे जो पैसा हम कमाते हैं वो सब प्राइमरी इनकम है। मतलब उसमें कुछ मेहनत पूंजी कुछ दिमाग अपना लगता है, हाथ पे चलाने पड़ते हैं। सेकंडरी इनकम या ट्रांसफर पेमेंट क्या है? बिना कुछ बेचे ऐसे ही आप राजा की तरह बैठे और पैसा आ जाए, दैट इज सेकंडरी इनकम। जैसे गिफ्ट या रेमिटेंस में पैसा है कि प्रियंका चोपड़ा अपनी फैमिली को पैसा भेजे, डोनेशन में पैसा आ जाए जैसे क्या है भाई यूएस एड जो कि अब बंद हो गया, चैरिटी वो भी सिमिलर चीज है, फाइन जुर्माने में पैसा आ जाए कि आपने किसी विदेशी कंपनी पर एनवायरमेंट या कोई केस किया हो, आप जीत जाए और आपको आपके देश में पैसा है, तो ये भी आपने हाथ पे तो चला नहीं, मतलब मेहनत तो नहीं किया ना, नया कुछ बनाने का, ऐसे पैसा गया। तो दीज आर सेकंडरी इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स। गिव 10 सेकंड, पहले ये वर्ड्स दिमाग में उतारो। हम्म। अभी मित्रों ये जो ग्राफिक्स है ये आपके हैंडआउट में दिया है। ये ग्राफिक्स की तकलीफ क्या है कि क्योंकि इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पैक करनी पड़ी कि अब मैं इसको ऐसे जूम करूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको हैंडआउट में आप देखो तब तो पता चल जाए, आगे तुम ढंग का ही बना देते, पर समझो ये नेचर ऑफ टॉपिक ऐसा है कि वो मुझे वाइड ही बनेगा उसका टेबल और चार्ट, मुझे ये दिखाना पड़ेगा देखो प्रियंका ने वहां से पैसा भेजा इधर आया, सो इट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। बट एनीवेज नीड नॉट वरी, कभी होगा कभी मैं जूम करूंगा कभी जूम आउट करूंगा तो थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है, तो प्लीज बियर विद इट, क्योंकि वो हैंडआउट में तो दिया है बाद में। पहले तो 3 फुल फॉर्म याद रखो, एग्जैक्ट फार्मूला तुम समझेंगे पर पहले फुल फॉर्म जरा दिमाग में उतारो। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीआई नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। 10 सेकंड इतना दिमाग में उतारो, फिर हम उसका फार्मूला तो समझते हैं। अब समझो यही चीजें मैंने टेबल के कॉलम में बना दी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीआई, और फिर हम अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल है या क्वेश्चन सिंपल है कि प्रियंका चोपड़ा ने बाहर से पैसा भेजा, वो इसमें काउंट करोगे कि नहीं, तो अपने आप फॉर्मूला बन जाती है, वो समझते हैं। फॉरेनर्स भारत में पैसा भेजे या भारत का व्यक्ति जो बाहर चला गया नॉन रेसिडेंट है, प्रियंका चोपड़ा पैसा भेज सकती है, टाटा को जैगुआर ब्रिटेन की कंपनी से पैसा आ सकता है, पैसा जो भी पैसा है ऑब्जर्व फॉरेन में से आए पैसा और प्राइमरी इनकम टाइप का वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, तो वो जीडीपी में हमें नहीं गिनना है, क्योंकि आप जानते हैं जीडीपी में सिर्फ भारत में पैदा किया उसकी बात करनी। तो भारत देश के जीडीपी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, डब्ल्यूआईपीआर, वो इनकम मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन था, तो उसमें से इंडिया का कैलकुलेशन देखें, विदेश का तो नहीं देखेंगे, तो इग्नोर इट। लेकिन जब हम बात करें जीएनपी की, जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो फिर फॉरेनर्स ने या अपने लोग जो बाहर गए थे प्रियंका चोपड़ा वगैरह, उन्होंने अगर वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट का पैसा भेजा है तो वी हैव टू काउंट इट, यस। एनडीआई नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, हाँ तो उसमें भी काउंट करना है, यस। आई गिव 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स, इतनी बात दिमाग में उतारो। तो मतलब कुल मिला के वो बोल क्या रहा है कि भारत देश का जीडीपी क्या है जो भारत में पैदा हुआ, लेकिन ये जो फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, और वो भी नेट, नेट का मतलब क्या है, जैगुआर कंपनी ने भारत में पैसा भेजा, ऐड करो, भारत की कोई कंपनी विदेश पैसा भेज दे या भारत में टॉम क्रूज ने कमा के विदेश भेज दिया, तो आपने माइनस भी करना पड़ेगा, तो बोथ मींस करेक्ट। तो फिर प्लस माइनस करने के बाद जो शुद्ध रूप से बचा वो है अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जो भी जवाब है उसका। मान लो जीडीपी है 100, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 20, तो जो जवाब है 120 इज कॉल्ड जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इन सिंपलेस्ट टर्म्स जीएनपी क्या है, भारत का जीडीपी और विदेशों से जो वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट मतलब डब्ल्यूआईपीआर का पैसा भारत में आए उसका टोटल करो, दैट इज इंडिया जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 10 सेकंड इतना दिमाग में उतारो, बात में कुछ दम है नहीं, बट फर्स्ट टाइम कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों को क्या, मुझे खुद भी बहुत टाइम लगा। हमारे जमाने में जो टीचर पढ़ा वो चौक डस्टर से वो पढ़ा है, वो खुद ही समझ रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं जो स्टूडेंट था मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहता है। एनीवे सो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये प्रियंका चोपड़ा ने वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट के नाम पे या टाटा की जगुआर कंपनी ने ब्रिटेन से इंडिया में वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट के नाम पे जो पैसा भेजा, ऐड करो, तो भारत का जीडीपी 100, उसमें ये 20 ऐड किया तो जो है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें से आपको ये करना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन हुआ उसके वास्ते कुछ ना कुछ मशीनरी एसेट्स आपकी कंज्यूम हुई है, तो उसका वियर एंड टियर डेप्रिसिएशन घिसा हुआ है। आप अगर कुछ नया पैदा कर रहे हो तो सामने पुराना का मूल्य आज भी तो हो रहा है, वैसा है कि समझो आपने ये कोचिंग के लिए फी भरी मान लो 25,000, सामने मैंने ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये डिजिटल पेन वाली जो पूरी चीज़ है ये 5,000 की है, तो हम क्या करें इसका नेट निकालें, फिर पता चले भाई ये 5,000 की अब है नहीं, क्योंकि ये तो मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, तो इसको मैं रीसेल करने जाऊँ तो ये तो 500 रुपए की भी नहीं होगी। तो शुद्ध रूप से कितना प्रोडक्शन हुआ, कुछ नया तो प्रोडक्शन हुआ कोचिंग सर्विस, पर सामने कुछ एसेट्स उसके सामने माइनस भी हमें करनी पड़ेगी टू फाइंड आउट कि शुद्ध रूप से तुमने कितने पैसे का कोचिंग पैदा किया है। तो ये टू एडजस्ट फॉर द डेप्रिसिएशन कि जो भी तुमने प्रोड्यूस किया उसके दौरान कौन कौन सी एसेट्स का कितना घिसाव हो गया। तो जीएनपी मार्केट प्राइस पे हमने निकाला है, मतलब जो मिला वो मार्केट प्राइस पे मिला है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर, मान लो ये 120 था उसमें डेप्रिसिएशन 10 माइनस किया, तो जो भी मिला 110 वो क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, और ये मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे, पहले तो आप इतना लॉजिक ही समझो। आई गिव यू 30 सेकंड्स और नोट पेन लेके बैठो और खुद से बनाओ चार्ट, तो इट विल मेक मोर सेंस। जीडीपी में ये सब प्रियंका चोपड़ा की नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जीएनपी मिला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें नेट मिला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आप समझो 600 रुपए का सिलेंडर था बेसिक प्राइस मूल कीमत, उस पर लगा 100 रुपए का जीएसटी, लेकिन सरकार ने कहा नहीं ये तो गरीबों को मिडिल क्लास को 200 रुपए की पहल सब्सिडी भी देंगे हम, तो फाइनली कस्टमर कितना पे करेगा 600 प्लस 100 माइनस 200, तो फाइनल मार्केट प्राइस क्या है 500। तो जीडीपी हम किस पे गिनते हैं, इस पे नहीं गिनते, जीडीपी हम गिनते हैं इस पे फाइनल मार्केट प्राइस पे, क्योंकि इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी तुम समझो कि समथिंग जो भी मान लीजिए एलपीजी सिलेंडर, समथिंग एट फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइस मतलब मूल कीमत पे, उसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए मतलब जैसे जीएसटी, सब्सिडी माइनस किया जैसे पहल सब्सिडी, तो फिर आपको जो मिला वो है मार्केट प्राइस, वो है मार्केट प्राइस। मैं आपको पहले इधर 20 सेकंड देता हूँ, ये ग्राफिक्स दिमाग में उतारो, फिर नेक्स्ट ग्राफिक्स दिमाग में उतारो।
नोट पेन है तो लिख के बनाओगे, इट विल मेक मोर सेंस। समथिंग एट बेसिक प्राइस, मूल कीमत, उसमें टैक्सेस जीएसटी वगैरह ऐड हुआ, सब्सिडी माइनस होगा, तो आपको फाइनल मार्केट प्राइस मिलता है। और वही चीज मैंने इधर लिखी कि समथिंग एट फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइस। फैक्टर कॉस्ट कब कहेंगे? जब डब्ल्यूआईपीआर वाला मेथड अपनाएंगे। बेसिक प्राइस कब कहेंगे? जब वो जीवीए वाला मेथड अपनाएंगे। वो कल के लेक्चर में हमने देखा। उसमें इंडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो, मार्केट प्राइस मिलता है। अगेन 10 सेकंड सेम ही ग्राफिक से अपन फिर से उतारो दिमाग में। अभी मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू है डी, तो मुझे ए का वैल्यू फाइंड करना मतलब क्या ये सारी चीजें राइट हैंड साइड पे ले जानी होगी। तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन दिस केस। आई गिव यू 30 सेकंड्स, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। निकिता, कनिका, पौरुष, डॉक्टर मोहित, कृतार्थ, राजीव, रुचिस्मिता, नफीसा, हरिओम, दामन, शिवांगी, आरती, हर्षित, प्रतीक्षा, प्रदीप, एमडी, जहीरा, दुष्यंत, अमन, दीक्षा, संभवी, एस्पायरेंट, शिवा, कोमल, सचिन, विराट, जयमीन सिंह, मुक्ता, शिवानी, ये सब लोग, फिर आशुतोष, अभिषेक, किशोर, छवि, अमर, नौमी, सौम्या, ईशा, वेद, मयंक, एंड करेक्ट आंसर्स। 87% लोगों को लगा आंसर शुड बी ए। बाकी के कितने? 13% उनको लगा कि हमको सी सेट नहीं पास करना है। मतलब भाई आप सोचो, सिंपल तो चीज है, आप इक्वेशन की उस साइड जाएगा तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा, तो डी इस साइड प्लस भी है तो माइनस भी होगा, इधर माइनस है तो प्लस ही होगा। हाउ कैन यू? करिए भाई, सी सेट करिए, अदरवाइज दिस इज डिफिकल्ट। ओके, तुम इकोनॉमी पढ़ाने हो तो इकोनॉमी का ज्ञान तो सी सेट में मत जाओ, पर इधर जरूर पड़ेगी क्योंकि हमें समझना फॉर्मूला ही है। देखिए, मैंने आपको वीडियो पॉज मतलब 20 सेकंड जो दिए थे, हमने क्या समझा? समथिंग एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें जीएसटी वगैरह इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए, सब्सिडी माइनस की, तो हमें मिला मार्केट प्राइस पे चीज मिली। तो मैं ऐसा कहूँ, ये ए है प्लस बी है माइनस सी है इक्वल डी है। अब मेरे को मुझे ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये डी ऐसे का ऐसा रखो, बी उस साइड चला जाए तो माइनस भी होगा, और सी उस साइड चला जाए तो प्लस ही होगा। बस बात इतनी सी है। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो। बेसिकली यही कंसेप्ट है जो अभी एबीसीडी इधर से उधर साइन चेंज किया आपके पर हमें पढ़ना है, उसमें कहां सेट होता है। नाउ यू सी द बिगर पिक्चर। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, भारत का जीडीपी था, उसमें प्रियंका चोपड़ा ने विदेशों से नेट फैक्टर इनकम भेजी, तो हमें मिला जीएनपी मार्केट प्राइस। उस जीएनपी मार्केट प्राइस में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो हमें मिला नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस एनएनपी, एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। तो वहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद का स्टेप जाता है कि देखिए, जीएनपी मार्केट प्राइस, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिला था, वो तो हमने देखा। अब ये जो एनएनपी मार्केट प्राइस है, मतलब ये पिंक वाला सेल इस साइड आया, तो मुझे निकालना है कि मार्केट प्राइस नहीं, मुझे फैक्टर कॉस्ट या बेसिक प्राइस पे बताओ, टैक्सेस और सब्सिडी का असर सारा हटा के शुद्ध रूप से क्या पैदा किया गया है भारतीयों द्वारा भारत के अंदर, या प्रियंका चोपड़ा ने उधर फिल्म में काम किया, उसका जो भी एंटरटेनमेंट सर्विस उसने कितना पैदा किया, वो सब शुद्ध रूप से मुझे बताओ, टैक्स और सब्सिडी का असर हटा के। तो आप क्या कहिए? तो भाई मार्केट प्राइस है तुम्हारे पास, तो उसमें से इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करो, सब्सिडी ऐड करो, तो तुम्हें ओरिजिनल कीमत मिलेगी। तो ओरिजिनल कीमत मिलेगी, उसे क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट पे मिला, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एफसी। और यही हमारा नेशनल इनकम है, ऐसा एनसीईआरटी कहते हैं। मतलब ये 10 मिनट हम जो मगजमारी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है कि दिस इज द नेशनल इनकम, इसलिए हमें ये दिमाग खर्च करना पड़ा। तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनएनपी मिलता है, लेकिन ये मार्केट प्राइस पे, हमें फैक्टर कॉस्ट पे या बेसिक प्राइस पे निकालना है। तो बस वो इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का असर उसमें से हटा दो, तो जो मिले दैट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, और वही भारत देश का नेशनल इनकम है। गिव यू 40 सेकंड्स, ट्राई दिस। जिन लोगों को दिमाग में नहीं होते तो नोट पेन लेके कल रिकॉर्डेड सेशन देख के वापस आप 2 बार बनाओगे, इट विल मेक सेंस कि ऐसा क्यों गया। तो भारत देश की नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा था, आपको याद रखना है, सारी एग्जाम्स के लिए याद रखना है। आपके तो पूरे देश की आपने निकाली, लेकिन एक एक व्यक्ति कितना कमाता है? अगर ये नेशनल इनकम है, पूरे राष्ट्र की कितनी आय है, तो एक एक आदमी कितना कमा रहा है? तो आपने क्या करना चाहिए? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो जो है वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो एनएनपी बराबर एट फैक्टर कॉस्ट, वो जो भी 100 लाख करोड़ रुपया आ गया, और भारत की आबादी 100 करोड़, तो इसका मतलब एक एक आदमी 1 1 लाख कमा रहा है, ऐसी बात होगी। तो पर कैपिटा इनकम एट करंट मार्केट प्राइस वो 2018 में होगा 1,25,000। लेकिन ये तो करंट मार्केट प्राइस है, हमें तो इन्फ्लेशन के साथ और एडजस्ट करके निकालना है। तो कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर 2011 के साथ एडजस्ट करके जो प्राइस निकालो, तो पता चले भारत की जनता 92,000 रुपीज कमा रही थी। कोरोना में स्वाभाविक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी भी कम हुआ था और ये भी कम हुआ था। उसके बाद वाले सालों में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, पहले सारे डेटा सेट्स आते थे मित्रों, वो चैप्टर 1 के एंड में एक टेबल के अंदर एकदम अच्छे तरीके से जीडीपी कितना, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना, ये वो कितना सब दे देता था। आजकल शातिर हो गया कि एक ही पेज में समरी होगा, तो सब लोग विपक्ष वाले सब मुद्दा बनाएंगे, तो तुम 200 पेज का और स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स पढ़ के खुद से डिराइव करो, तो इतना तो आप जानते हैं आजकल जर्नलिस्ट भी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं रिसर्च पे। तो इट इज डिफिकल्ट टू व्हाट इज द लेटेस्ट नंबर ढूंढ के मैं बता सकता हूं, पर दिमाग खर्च नहीं करना, क्योंकि आप समझो प्रोफेसर भी इतनी मेहनत नहीं करेगा एमसीक्यू सेट करते वक्त। नहीं मिला तो छोड़ो, कुछ और बनाते। तो ये तो मतलब समझो अराउंड 1 लाख के आसपास भारत देश का एक एक व्यक्ति कमा रहा है, ऐसा ये बोल रहा है। एसबीआई रिसर्च पेपर कहता है देखो भारत का एक एक आदमी 14.9 मतलब 15 लाख रुपया कमाएगा। आपके भाई फिर तो जीवन में कुछ चाहिए नहीं, आईएएस का एग्जाम भी नहीं देना अब तो, पर आप साल देखो कब कमाएगा, 2047 में। और उस वक्त आप सोचो महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि उस वक्त का 15 लाख आज के 1 लाख बराबर ही होगा। तो दैट इज द एसबीआई रिसर्च पेपर। एनीवेज कमिंग बैक, हम जो पढ़ रहे थे, प्रियंका चोपड़ा ने पैसा भेजा, जैगुआर कंपनी वो टाटा की है, उन्होंने ब्रिटेन से पैसा भेजा। अगर ये जो पैसा मतलब प्राइमरी इनकम वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड, तो मैंने आपको पता जीडीपी में तो गिनते नहीं थे, जीएनपी में हमने गिन लिया, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में भी उसे गिन लेंगे, क्या अभी आगे स्लाइड में आएगा। अभी हम लेकिन बात करें सेकेंडरी इनकम की, लेट मी
जूम इन। सेकेंडरी इनकम मैंने आपको बताया था क्या है, गिफ्ट, रेमिटेंस, डोनेशन, चैरिटी, मतलब जो आपको मिल रहा है उसके वास्ते आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया, कुछ भी बेचा नहीं, आपको बस ऐसे बिना मेहनत का जो मिल गया। तो ऐसी सेकेंडरी इनकम आप सोचो क्या भारत में आ सकती है? हाँ, प्रियंका चोपड़ा अपनी कजिन सिस्टर परिणीति चोपड़ा को शादी के दिन कुछ गिफ्ट दे दे या पैसा दे शगुन के लिए, तो दैट इज सेकेंडरी इनकम। अब आप लगाओ दिमाग, ये जो सेकेंडरी इनकम है वो जीडीपी में तो काउंट हो नहीं सकती, क्योंकि फॉरेन से जो पैसा हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, जीएनपी में भी काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया जीएनपी में क्या काउंट होता है, जीडीपी के ऊपर ये फैक्टर इनकम, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेंट का जो विदेशों से पैसा है। लेकिन ये वाली रकम आपको नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में तो काउंट करनी है, क्योंकि नेशनल डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल मतलब खर्चा करने योग्य कितना पैसा आपके पास है, तो इतना पैसा हमारे पास है, तो यस दैट इज एनडीआई। मतलब ये बात ऐसी है समझो, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भारत की आप बात करो, उसमें फॉरेन से हमें जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रेंट मिला, जिसे हम प्राइमरी इनकम या फैक्टर इनकम भी कहें, उसे आप ऐड करो तो आपको मिलता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से फिर आपने क्या निकाला, एनएनपी और नेशनल इनकम, वो सब हमने कुछ मिनटों तक देखा। अब वापस आओ, एनएनपी फैनएनपी भूल जाओ, ये जो मतलब वो क्या एनएनपी हमने निकाला, ग्रॉस में से नेट निकालने के डेप्रिसिएशन से एडजस्ट किया, उस एनएनपी पे आप फॉरेन से आने वाले गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस, फाइन्स, जो सेकेंडरी इनकम या ट्रांसफर पेमेंट है उसको ऐड कर, तो फिर आपको मिलती है भारत देश की नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब खर्चा करने वास्ते भारतीयों के पास कुल मिलाकर इतना पैसा है। तो जीडीपी में से आपने निकाला प्राइमरी फॉरेन इनकम ऐड करके जीएनपी, उसको डेप्रिसिएशन से एडजस्ट करके आपने निकाला एनएनपी, एनएनपी के अंदर ये गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंस, फाइन, ये सब ऐड किया, फॉरेन से आया तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिला है। 30 सेकंड इसको दिमाग में उतारिए। कल सुबह उठ के एक बार फिर से हैंडआउट आप देखिए, हाथ से नोट पेन से लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो समझो यही बात जो है अपने ग्राफिक्स में, वो थोड़ा आपको इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट करना है कि जीडीपी प्लस ये फैक्टर इनकम ऐड किया तो जीएनपी मिला, और फिर उसमें आपको उसको आपने डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया, नेट वाला मिला, उसमें आप प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम, मतलब सेकेंडरी इनकम और ऐड करते हो तो आपको एनडीआई मिलता है। तो आप सुकून से उसको समझोगे, डिकोड करोगे, देन वो बात तो यही कर रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई। और ये वाली चीज़ ऐसी है, ये थियरी समझाने के बाद आप विजुलाइज कर सकते हो, सीधा ही आपको मुझे बताना तो क्या नक्शा चाहिए, ये सब जगह वगैरह चाहिए, फिर मैं इधर आप करूँ, फिर मुझे ऐसा एकदम सस्ता सा एग्जाम्पल लेना पड़े कि देखो ये इसने अपने परिणीति चोपड़ा को पैसा भेजा वगैरह, यूपीएससी टीचर और तुम्हें बस बॉलीवुड के एग्जाम्पल आते हैं। आई वुड विश कि मैं इसको बिना हवा में पढ़ा देता, जैसे मेरे टीचर लोग मुझे पढ़ाते थे, उनके दिमाग में नहीं उतरे, सो आई हैव टू कम अप विद दिस एनीवे, सो दैट इज काउंटेड इन द एनडीआई, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या क्या आएगा, भारत का जीडीपी यस, विदेशों से आने वाली प्राइमरी इनकम यस, और विदेशों से आने वाली सेकेंडरी इनकम यस, ये सब कुछ आ जाएगा, दैट इज एनडीआई। अभी अब तक जो हमने कहानी करी उसमें से आपको जो समझ आया, आइए 40 सेकंड्स इस क्वेश्चन को आप सोचिए, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि दुबई में आपने बॉन्ड खरीदा और उसका इंटरेस्ट का पैसा आपको भारत आया, ऐसा ये पूछ रहा है, तो किधर गिनोगे किधर नहीं गिनोगे, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मुनीश, अंशिका, देवांशु, नफीसा, अंजू, आंचल, कमलेश, मानसी, कनिका, रुपेंद्र, कौशिका, कुंदन, रुचि, स्मिता, मेघा, दुष्यंत, संभवी, तनु, निकिता, अमन, शिवा, दिव्या, एस्पायरेंट, हीलर, प्रियंका, गौरव, सायरा, अनिकेत, नंदिनी, विनय, गोपाल, गौरव, तद्वी, ये सब लोग फिर कवि, अमर, आशुतोष, किशोर, अभिषेक, ईशा, वेद, निखिल, मयंक, अर्पिता, नदुष, करेक्ट आंसर। नहीं बात तो रतन टाटा को फॉरेन इनकम क्यों आ रही है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन में इन्वेस्ट किया होगा ना, शेयर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी कहीं पे, जिसमें से उनको प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट रेंट कुछ आ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि भारतीय नागरिक ने विदेश में इन्वेस्टमेंट किया और उसमें से उसको कुछ प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कुछ आ रहा है, तो भारत का जीडीपी तो है नहीं, क्योंकि भारत में पैदा नहीं हुआ, भारत का जीडीपी नहीं है, भारत का जीडीपी नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, जब नेशनल इनकम में तो काउंट हो जाएगा। इसका कारण क्या, जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ओके, जीएनपी में काउंट होगा, यस, प्राइमरी इनकम है ये सब। फिर जैसे जीएनपी में काउंट हुआ तो फिर उसमें से आप एनएनपी मार्केट प्राइस निकालोगे, उसमें से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, तो भारत देश का नेशनल इनकम है। तो यस इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द नेशनल इनकम, जो भी आपने दुबई में इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपको इंटरेस्ट का पैसा है। तो देयरफॉर द आंसर इज बी, कि हर इनकम इज पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, दैट इज द आंसर। ये भी आपने पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कहें तो फिर नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम पूछने भाई ये जो अब तक हम पता कर रहे हैं ये नेशनल इनकम है, एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसमें बात ये सब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यही सब, तो ये जितना हमने पंचायत किया यही सब था, नेशनल इनकम क्या है। असल में मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर कुछ लोग पूछते हैं अच्छा आपने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है, तो नेशनल इनकम पढ़ा है तो सही ना, किधर अभी याद करो यार, कब से तो नेशनल इनकम हम पढ़ रहे थे, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम, ये एक हो गया। फिर कुछ लोग ये सवाल है कि तुमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, तो ये जो सब किया यही नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। असल में द थिंग इज वो लोग जाके दूसरे कोचिंग का मटेरियल देखेंगे, अब वो कोचिंग वालों के मटेरियल का इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में उसने लिखा होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जबकि आप जानते हैं मेरा क्लासिफिकेशन अलग है कि पिलर 6 पिलर्स हैं और ये चौथे पिलर में जीडीपी, उसके आगे हम इतना सब वकील की तरह में क्लैरिफाई करके नहीं लिख रहा, बट नीड नॉट वरी अबाउट इट। अब ये जो एनसीईआरटी वाले हैं तो स्वाभाविक है, जब तक वो कंफ्यूज करने वाला कुछ एडवांस चीज उसमें नहीं डाले उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो जीडीपी तो क्लियर है, जीएनपी भी क्लियर है, उसमें से मार्केट प्राइस, उसमें से फैक्टर कॉस्ट निकाला, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने पढ़ा है, उसके आगे काम नहीं पढ़ेंगे। उसके आगे उसने बताया पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, दैट मच इज नॉट रिक्वायर्ड। जब आप पीवाईक्यू देखते हैं एक बात, और मान लो पूछ भी ले तो जितना इसके लिए दिमाग और आधा घंटा खर्च करना पड़ेगा, नॉट द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, और अगर यूपीएससी पूछेगी मैं मान लूंगा मैंने नहीं पढ़ा था। तो समझो जो अब तक पढ़ा उसके बियॉन्ड जाओगे तो वो बहुत फायदेमंद है कि पर्सनल इनकम क्या है, उसकी लंबी चौड़ी फॉर्मूला है। फिर पर्सनल इनकम जो है, जो भी आपका 100 रुपया, उसमें से पर्सनल टैक्स पेमेंट मतलब इनकम टैक्स वगैरह माइनस करो, मान लीजिए 10 रुपये, नॉन टैक्स पेमेंट मतलब आपको ट्रैफिक का चलान लगा था, हेलमेट नहीं पहना था, 10 रुपये और माइनस हुए, तो जो बचा 80, ये क्या है आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने योग्य इतना ही पैसा आपके पास है। वो आप याद करो, मैंने आपको इधर सिखाया ना, ऑब्जर्व दिस स्लाइड, आई गिव यू 20 सेकंड्स।
हाँ, तो इनकम में से टैक्स और फाइन माइनस करो तो डिस्पोजेबल इनकम बचती है। खर्च करने योग्य आपके पास इतना पैसा है। अब एक बार उन्होंने सीडीएस में ऐसा पूछा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? जवाब तो बताइए मैंने ठीक क्या है, लेकिन 40 सेकंड्स की वर्ड एसोसिएशन से इसको सॉल्व करना था कि टैक्स और फाइन दिख गया तो काम खत्म। ऑब्जर्व दिस। तो दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम। अब इसके बियॉन्ड और जाओ तो फिर तो एनएसओ की ये फॉर्मूला उसका तो कुछ अंत है नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम उसका क्या डिफरेंस है वो सब में मजा नहीं है, वो इतना एडवांस पढ़ना पड़ेगा इसकी फॉर्मूला में। द कॉस्ट बेनिफिट इज नॉट सो ग्रेट, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। अभी एक बहुत ही जटिल उन्होंने एमसीक्यू पूछा था, मैं आपको ये समझाता हूँ, लेकिन पहले दो स्टेटमेंट आप दिमाग में उतारो, मैं जवाब भी ठीक किया है। फर्स्ट आई गिव यू 40 सेकंड्स, इतना आप दिमाग में उतारो। आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस, पर पहले स्टेटमेंट दिमाग में उतारो। देखिए, ये जो बातें कर रहा है कि इट इज लाइकली टू हैव इंपैक्ट ऑन इनकम, मतलब वो इनकम एक एक आदमी की नहीं, पूरे भारत की इनकम की बात कर रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा ना एनसीईआरटी का चैप्टर क्या, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और नेशनल इनकम निकालते कैसे, जीडीपी और एनएनपी और ये सब करके। तो अभी हम लोग की बड़ी सी छतरी है, उसका एक हिस्सा फोकस करें, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ऑफ कोर्स उसके ऊपर नेशनल इनकम इज अ बिगर थिंग, बट लेट अस जस्ट फोकस ऑन जीडीपी। किसने मान लो पूछ लिया जीडीपी के बारे में, अब आप सोचो जीडीपी की फॉर्मूला क्या थी, सीआईजी एक्सएम। अब मोदी जी ने मान लीजिए कोई महिला को ट्रांसफर पेमेंट किया, विधवा पेंशन या कुछ दिया, तो आप जानते हैं ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, तो इसलिए जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो बहन ने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर सरकार को बेचा नहीं है, ये तो ट्रांसफर पेमेंट है, तो जीडीपी इससे बढ़ेगा नहीं, जीडीपी सीधा बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि मोदी जी ने इनको पैसे दिए मान लो 6000, और ये उनकी इनकम में तो काउंट हो गए, ओके, जीडीपी में काउंट नहीं हुए। बाद में ये होगा कि वो अगर कुछ शॉपिंग करे तो सी फॉर कंजम्पशन में काउंट हो सकता है, हाँ हो भी सकता है। लेकिन मान लो वो कहने मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करना, तो वो सारा पैसा बचा रहेगा, तो जीडीपी में आएगा नहीं, क्योंकि जीडीपी की फॉर्मूला कैसी है एक्सएम, तो ट्रांसफर पेमेंट तो गिना नहीं हमने, उनको मिला अपन वो स्पेंड करे तब की बात है ना, तो सी फॉर कंजम्पशन में गिना जाएगा। तो मतलब बोलना क्या है हमें कि जो गवर्नमेंट ने पैसा ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर पेमेंट तो काउंट नहीं होता, क्योंकि बहन ने सामने कुछ प्रोड्यूस करके बेचा है। एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये जो उनको 6000 मिले हैं उसमें से वो या तो कंज्यूम करेगी या कितना सेव करेगी, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम जीडीपी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ट्रांसफर पेमेंट के चलते। और ट्रांसफर पेमेंट से जीडीपी कितना बढ़ेगा वो सीधा बोलना मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड, मान लीजिए गवर्नमेंट सीधा ये कहे कि हमें एक नया हाईवे बनवाना है, या सरकारी एयरपोर्ट या स्कूल बनाना है, या हमें किसानों से एमएसपी पे अनाज खरीदना है, तो गवर्नमेंट अगर डायरेक्टली परचेज करती है, डायरेक्टली स्पेंड करती पैसा, तो फिर तो आप जी जी वाले इंडिकेटर में आप ऐड करते 100 रुपए का सरकार ने अनाज खरीदा, इसका मतलब भारत का जीडीपी 100 रुपए हुआ। तो देन यस, व्हेन गवर्नमेंट इज डायरेक्टली स्पेंडिंग मनी, तो वो जीडीपी में काउंट होगा, यस, और आगे चल के नेशनल इनकम में भी काउंट होगा, क्योंकि जीडीपी से ऊपर छतरी बनती है एनएनपी और फिर नेशनल इनकम। आई गिव 30 सेकंड, इसको दिमाग में उतार। अभी आप स्टेटमेंट 1 फिर से पढ़िए जो यूपीएससी ने पूछा, और आपको पता चलेगा कि वो गलत क्यों है। मतलब कंटिन्यू 30 सेकंड आपको मैं और देता हूँ। मतलब स्टेटमेंट क्या बोला कि मोदी जी सीधा पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उससे जीडीपी ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन सरकार एमएसपी पे खरीदेगी तो जीडीपी कम बढ़ेगा। तो उल्टी बात है ना, ट्रांसफर वाला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उससे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से तो सीधा बढ़ना ही है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब मान लीजिए सरकार ने ये सोचा कि हमें और भी दनादन खर्चा करना है, कि सपोज हमें नया हाईवे हॉस्पिटल कुछ बनाना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ेगा, यू आर राइट। लेकिन मान लीजिए मनी सप्लाई नहीं बढ़ा है, पैसा का जत्था नहीं बढ़ा है, तो गवर्नमेंट फिर करेगी क्या? जनता पे टैक्स बढ़ा के जितना स्पेंड करना है वो पैसा मोबिलाइज करे, या मार्केट से पैसा लोन में उठाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके और अपना स्पेंडिंग बढ़ाए। लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है तो सी फॉर कंजम्पशन डाउन होगा, क्योंकि आप याद करो टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव मल्टीप्लायर, हम पिलर 2 में समझ चुके हैं। और अगर सरकार बहुत ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके बाजार से पैसा लोन मिलेगी, तो उतना पैसा लोनेबल फंड्स प्राइवेट कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, वो रिकार्डो का क्राउडिंग आउट इफेक्ट याद करो, तो इन दैट केस आई फॉर इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ता नहीं है, पैसा उतने का उतना ही है, लेकिन सरकार पहले से ज्यादा खर्चा कर रही है, तो आप सोचो जीडीपी डाउन होगा। डाउन इसलिए होगा कि इधर उन्होंने 10 रुपए बढ़ा दिए, और वो बढ़ाने के लिए जितना टैक्स किया तो इधर से चला गया, इधर आई फॉर इन्वेस्टमेंट चला गया, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के चलते, तो जीडीपी चला गया। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, इस तरह इसको पढ़ो। आई गिव यू 30 सेकंड्स। मोबाइल नहीं है, मुझे अपना स्टॉप वॉच वापस मिल गया। नाउ रीड द सेकंड स्टेटमेंट अगेन, जो इन्होंने पूछा वाला। मतलब ये ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा लेकिन मनी सप्लाई नहीं बढ़ा है, तो अल्टीमेटली टैक्स या बोरिंग से पैसा मोबिलाइज, तो सीआरआई डाउन होना है, तो नेट जीडीपी अपना डाउन हो सकता है, या मतलब इंप्रूव तो नहीं हो सकता, सो दैट इज करेक्ट। क्रेजी क्वेश्चन। नाउ फाइनली लास्ट 20 सेकंड्स, इसको फिर से पूरा क्वेश्चन बृहद स्वरूप में देखो।
मतलब मैं इसको क्लेम करता ही नहीं कि मैंने पढ़ाया है। ऑफ कोर्स जबरदस्ती का क्लेम कर सकते हैं कि देखो मैंने ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी तुमको दिखाई, फिर तुम ड्रीम विद इन ड्रीम विद इन ड्रीम, तीसरे लेयर पे तुमको सपना आता है, तुम एलिमिनेट कर देते। दिस इज रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसा रियल एग्जाम में आए तो क्या करना है? पक्का पता है तो करो, अदरवाइज इसको आप वो नहीं होता वो 3 या 2 सेट में लोग टिक करते हैं कि पहले में उनको 100% एक्यूरेट ऐसे टिक करते हैं, फिर दूसरे में जो 50-50 उसमें टिक करते हैं। उस स्टेज पे इसको सोचने बैठना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी बार देखोगे, सोचोगे उतनी बार जवाब आपको अलग लगेगा कि ये नहीं वो भी हो सकता है। और इसलिए मैंने कल भी कहा था, ये स्मार्ट वॉच वाला लेके नहीं जाना, ये देसी वॉच आप लेके जाओ, ताकि अपने को ध्यान रहे कि मैं हर क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। टी-शर्ट में बोलना तो इसको कहते हैं सीटर क्वेश्चंस, मतलब आपको बिठा के रखे, आप सोचते रहो कि क्या होता होगा। फिर इसके बाद समझो थोड़ा और भी पढ़ना है, तो एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर बाकी का निपटाते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 3 more minutes. One more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू नोट करें। अमर, मुनीश, शीतल, रुचि, मयंक, ऋषि, अनदर डांस, जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए, अब छोटे-मोटे 10-12 मिनट का ही काम है, पर जितना हेवी हमने पढ़ लिया उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश है, इसलिए हमने ब्रेक लिया। ग्रॉस नेशनल इनकम, एक तो इसकी फॉर्मूला पढ़ने में बैठेंगे नहीं वरना लंबे हो जाएंगे, वो अपने लिए इतना काम करने समझो है कुछ ग्रॉस नेशनल इनकम। अब जिन देशों की $12,000 से ज़्यादा तो हाई इनकम है, अमेरिका, इजराइल वगैरह। $4,000 से $12,000 वाले अपर मिडिल इनकम है, चीन वगैरह। भारत देश अपना करीब $2,000 के आसपास है, तो दैट इज लोअर मिडिल इनकम। और बाकी अफ्रीका के देश $1,000 से भी कम कमाते हो तो लो इनकम कंट्रीज है। तो वर्ल्ड बैंक अलग-अलग देशों को कैसे क्लासिफाई करता है? हाई इनकम, अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड लो इनकम। आपका इससे क्या फायदा या नुकसान है? सेम थिंग भाई, इंडियन आइडल योजना है इधर कि तुम बहुत अमीर हो तो फिर तुमको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो अमेरिका वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा तो लोन इंटरेस्ट तो चढ़ेगा मान लो 5%, ऊपर से एक्स्ट्रा सरचार्ज भी चढ़ेगा मान लो 2%, कि तुम तो अमीर हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो रिच कंट्रीज हैव टू पे एडिशनल लोन इंटरेस्ट। मिडिल इनकम जैसे भारत वगैरह तो ठीक है, तुम सिर्फ लोन इंटरेस्ट 5 दे दो। फिर कोई कहे मैं बहुत गरीब हूँ तो फिर तो आप जानते हैं क्या होगा, तो फिर तो मुफ्त है, कुछ आपको ब्याज नहीं देना है। सॉफ्ट लोन जिसे कहा जाता है या इंटरेस्ट फ्री लोन वर्ल्ड बैंक उनको देता है। बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी भारत से भी बड़ा है। अब वो ऐसी बात है कि पर कैपिटा का मतलब क्या है? समझो बांग्लादेश में 20 लोगों और माफ कीजिए बांग्लादेश का जीडीपी 20 हो और लोग 5 हो, तो कितना आएगा? $4 पर पर्सन जीडीपी। अब भारत का जीडीपी मान लो 1,000 हो, लेकिन सामने अपनी आबादी भी तो ज्यादा है, मानो 50, तो स्वाभाविक है उस हिसाब से मतलब रेशियो उनका अपने से ज्यादा दिखे, ऐसा बीच में हुआ था, हमेशा नहीं, बीच में एक बार हुआ था। और उस वक्त ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इतने भावुक हो गए थे कि भाई बांग्लादेशी मॉडल कितना महान है वगैरह। तभी उनका क्या बोलना है वो उनको पूछना चाहिए, पुरानी क्लिपिंग्स दिखा के। खैर, कमिंग बैक, वो मतलब मुद्दा काम करने कुछ साल पहले का था। आईएमएफ देशों को अलग रूप से क्लासिफाई करता है, इनकम नहीं, एडवांस इकोनॉमी, डेवलप नेशंस या मैच्योर इकोनॉमी। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? तो अब विजुलाइज करो भाई, क्या है अमेरिका में ऐसी कुछ बात होगी कनाडा जैसी, और कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा हो, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब मान लो अबू धाबी या कतर, वो एक्सपोर्ट क्या करते हैं? ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी चीजें बहुत कम हो। उसके मुकाबले आप अमेरिका, कनाडा दो तो बहुत सारी और चीजें विविध प्रकार की वो एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा, हाईली इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अब उसका उन्होंने प्रैक्टिकल ये बात है कि तुमने मान लो ओईसीडी ग्रुप 90s या उससे पहले ज्वाइन किया था, तो तुम मतलब मैच्योर हो, तुम डेवलप इकोनॉमी हो। ये 3 कंडीशन जो फुलफिल करे उसे आईएमएफ कहता है एडवांस इकोनॉमी, डेवलप नेशन या मैच्योर इकोनॉमी। तो समझो आईएमएफ का क्लासिफिकेशन क्या है? एक तरफ एडवांस इकोनॉमी या डेवलप इकोनॉमी है, तो आप समझ लो जैसे यूएसए,
कनाडा, जापान वगैरह जो भी होंगे। तो उनके अलावा बाकी जो भी हैं वो क्या कहेंगे आप? नॉन एडवांस इकोनॉमी, नॉन एडवांस इकोनॉमी। लेकिन आप वही बात है कि उसको नॉन एडवांस कहोगे तो बुरा मान जाएगा। उसे मैंने नहीं, टॉयलेट नहीं, वॉशरूम है। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, ईएमडी, इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। इसके फिर 2 सब टाइप होते हैं। सब टाइप 1 लो इनकम कंट्री जैसे पाकिस्तान। तो सब टाइप 2 क्या होगा? जो लो इनकम कंट्री नहीं होगा उसको इधर डाल दो, तो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी लाइक इंडिया, ब्राजील वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जब हम ये कहें तुम एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, इसका मतलब क्या? तुम एडवांस इकोनॉमी भी नहीं हो लेकिन तुम बहुत गरीब भी नहीं हो, तुम बीच वाले हो, तो यू आर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। अब प्रश्न तो लिस्ट डेवलप कंट्री क्या है? उसका डेफिनेशन तीसरी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, इकोसॉक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, लिस्ट डेवलप कंट्री एलडीसी, कि जिनका नेशनल इनकम बहुत कम हो, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1000-1200 से कम हो, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट वल्नरेबिलिटी हो, और उसका ह्यूमन एसेट इंडेक्स भी बहुत ठीक नहीं हो, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की तकलीफ हो, पढ़ाई लिखाई कम होती हो, ये सब। तो इस प्रकार से ये जो भी नेपाल, भूटान और जो भी अलग-अलग देश लिस्ट डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। बांग्लादेश वो भी पहले लिस्ट डेवलप कंट्री था, लेकिन फिर 2026 तक उसको हटा देंगे क्योंकि वहां पर ये सारे जो इंडिकेटर हैं वो इंप्रूव हो चुके हैं, तो तुम अब बहुत गरीब नहीं हो, तो लिस्ट डेवलप कंट्री का स्टेटस हटा देंगे। इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है कि फिर जो डब्ल्यूटीओ का ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस था, वो सब इनको फायदे नहीं मिलेंगे। हालांकि बीच में डब्ल्यूटीओ का जो समिट हुआ उसमें का 1-2 साल और लिबरल रखेंगे, पर कभी तो खत्म हो ही जाएगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके जो डब्ल्यूटीओ के रूल हैं एलडीसी पे बहुत आसान है, लिबरल होते हैं, इन पे थोड़ा टाइट करेंगे। इनको वर्ल्ड बैंक से इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहेंगे अब से तुम इंडियन आइडल योजना में नहीं हो, तुम तो गरीब नहीं हो, तो दे विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक तो नहीं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी, ये यूएसएड वगैरह से जो पैसा आता है वो कम आ जाएगा क्योंकि तुम अब गरीब नहीं हो, तुम्हें कम दान चंदा मिलेगा। क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो भी यूएनएफसीसीसी, पेरिस डील वगैरह में जो रूल्स रेगुलेशन है, एलडीसी को बहुत सारी छूट दी गई, एग्जेम्पशन, इनको सब टाइट करेंगे। तो दीस आर द इंप्लीकेशंस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द एलडीसी स्टेटस। 2022 में मोदी जी ने ये कहा कि भारत को एक विकसित देश बनाएंगे 2047 तक, क्योंकि 2047 इंपॉर्टेंट है जब हमारे आजादी के 100 साल पूरे होंगे। तो डेवलप कंट्री क्या होता है? डेवलप कंट्री की कोई यूनानिमस डेफिनेशन है नहीं, वर्ल्ड बैंक अलग दिशा में है, ये ओईसीडी ग्रुप अलग दिशा में, आईएमएफ कुछ और बोल रहा है, पर एक डेवलप कंट्री के फीचर तो विजुलाइज कर ही सकते हैं। जीडीपी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन यापन अच्छा हो, कि उधर ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं हो जाए कि कोई मर जाए उसकी भागा दौड़ी में, कोई नदी है वो इतनी गंदी नहीं हो कि कोई पी नहीं सके पानी, एंड हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब बहुत बेस्ट हो। तो दैट इज डेवलप कंट्री। उसके लिए क्या करना चाहिए वो सब मीन्स के मुद्दे तो मीन्स में देखेंगे। हाँ, तो भारत ने क्या करना चाहिए डेवलप कंट्री बोलने के लिए, वो सब हम मीन्स में समझेंगे। अभी हम प्रीलिम का देख रहे हैं। तो अब तक हमने जीडीपी के कैलकुलेशन मेथड देखे, डिक्टेटर बेसिस देखा, $5 ट्रिलियन बनाने के लिए क्या करना है वो मीन्स का मुद्दा है। जीएनपी पर कैपिटा इनकम वो पिछले 30-40 मिनट वही हमने देखा। अब आखिर में 2 ही मुद्दे बचते हैं, जीडीपी लिमिटेशन एंड ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। मान लीजिए ये बच्चा कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और 1 लाख रुपए का पूरे साल में वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भारत देश का जीडीपी है आपको, हाँ। लेकिन सोचो अगर वो फैक्ट्री में बाल मजदूरी नहीं करता, पढ़ाई लिखाई कर लेता और फिर वो नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बन जाता, तो फिर तो वो साल में 10 लाख रुपया उससे भी ज्यादा कमा लेता, तो तब तो अपना जीडीपी और वेस्ट हो जाता, पर वो होगा नहीं क्योंकि ये तो पढ़ने गया नहीं। तो यहाँ पर समझो काल्पनिक रूप से मैक्सिमम वो 10 लाख की कुरान, लेकिन वो वास्तविक क्या ही दे रहा है आपको 1 लाख, तो आपका लॉस हो गया 9 लाख का। वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये जो बेस्ट सिनेरियो की सबने आपने सब ऑप्टिमल पसंद किया, तो जो नुकसान हुआ वो आपका ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो क्या जीडीपी में हम ऐसा एडजस्ट करते हैं? नहीं। जीडीपी का तो फॉर्मूला याद करो, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट। तो वेजेस में लिख देना 1 लाख, तो 1 लाख जीडीपी है, फिर हमको ऐसा नहीं इसमें से 10 लाख माइनस करो क्योंकि ये डॉक्टर नहीं बन पाया, जीडीपी ऐसा नहीं करता। तो तकलीफ आप समझो, जीडीपी इग्नोर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बाल मजदूरी करके भी आप करो, पर्यावरण बर्बाद करके भी करो, तो भी सब बेस्ट है जीडीपी के लिए। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को इग्नोर करता है, मतलब कोयला जला के, कोल पावर प्लांट से आपने बिजली बनाया, लेकिन उससे जितना एयर पॉल्यूशन हुआ, आजू बाजू के लोग बीमार हो गए, मर गए, तो कितना लॉस हुआ वो सबको जीडीपी नहीं गिनेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ब्लैक मनी में जो प्रोडक्शन होता है थियरी के हिसाब से वो भी जीडीपी है, जीडीपी में कैप्चर नहीं होगा क्योंकि वो डेटा हम कैप्चर नहीं कर पाते। मान लीजिए एक मदर किसी और के घर में जाके काम करे 5000 रुपए का एज अ मेड, तो वो भारत का जीडीपी है, हाँ। खुद के घर में काम करे तो जीडीपी में काम करेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद के घर में काम करो उसकी आपको सैलरी नहीं मिले, तो नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज आर इग्नोर्ड इन द जीडीपी। बार्टर एक्सचेंज आल्सो इग्नोर्ड। अब सो बार्टर एक्सचेंज हमने पिलर 1 में समझा था कि जब पैसा नहीं था तो मैं आपको 5 किलो अनाज दूं, आप मुझे 2 किलोग्राम टमाटर दो, ये अपना सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय या लेन देन प्रणाली। अब जैसे अंडमान निकोबार वगैरह में जो जरावा, शोम्पेन ऐसी ट्राइब्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं पीवीटीजीएस, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वहाँ इतनी मतलब वो बाकी दुनिया से अलग है, दे डू नॉट हैव द कांसेप्ट ऑफ मनी, तो वापस में क्या करेंगे, इतनी मच्छी के सामने इतनी कोकोनट, तो वो भी कुछ तो फिशिंग किया या कोकोनट तोड़ के लाया, तो जीडीपी तो है बट इट विल नॉट बी कैप्चर्ड क्योंकि एनएस ऑफिसर उसको पूछे कितने रुपए, तो ही नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन कि क्या किया हमने। लास्टली इनकम इनइक्वालिटी इज आल्सो इग्नोर्ड। मान लीजिए एक ऐसा देश है जिसमें एक आदमी, मतलब अपनी जीडीपी की फॉर्मूला ये है अभी डब्ल्यूआईपीआर, वेजेस एक को मिलते हैं 90, बाकी 2 लोग बेरोजगार हैं, तो जीडीपी कितना है 90। लेकिन दूसरा ऐसा देश है जिसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, एक 30 कमाता है, दूसरा 30, तीसरा 30, इस फॉर्मूला के हिसाब से जीडीपी क्या है 90। आपके बोथ कंट्रीज आर सेम, नो, एक में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, दूसरे में अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। यानी जीडीपी डज नॉट कैप्चर दिस प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ऐसे नए इंडिकेटर देखने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे 6th पिलर में, मतलब अगले के अगले हफ्ते हम वो समझ लेंगे। अब 2 शब्दों को समझना है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ का मतलब क्या? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि वाले ऐसे बोलते हैं ये लड़की स्कूल नहीं गई, मजदूरी कर रही है, तो भी हार्ट इमोजी, क्योंकि इससे अपना जीडीपी बढ़ रहा है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ेगा, सो दे डोंट केयर फॉर इट। तो जब हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो हम ये सब जो आइडियलिज्म में नहीं जाते कि चाइल्ड लेबर भी यूज किया, जंगल भी काट दिया, पॉल्यूशन भी किया, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज देयर इज प्रोडक्शन इट इज गुड। तो ये सब बातें होती है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रिक बात करें। ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन बाल मजदूरी करा के नहीं, पॉल्यूशन करा के नहीं, सबका हेल्थ एजुकेशन ठीक होना चाहिए, मैटरनल मोर्टालिटी, मदर जो बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो वो सबको हम क्या कहेंगे कि आप ग्रोथ से आगे बढ़ के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, कि जहाँ पर नॉट जस्ट जीडीपी, you also start talking about health education, infant mortality, maternal mortality वगैरह, तो that is called आर्थिक विकास। अब इसके बाद एक क्रेजी क्वेश्चन है, उसको निपटा के आज का क्लास लेट मी चेक, इसके बाद खत्म ही हो जाएगा। वो डिबेटेबल है तो उसका लोड नहीं लेना है, तो वो क्या पूछना चाहता था, लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे उसमें अलग दिशा में जाता है। पहले समझो एक पौधा ग्रो कर रहा है, प्लांट इज ग्रोइंग, फिर उसमें से फ्रूट निकलेंगे, मान लीजिए 100 किलोग्राम फ्रूट निकले, उसमें से मान लो गरीबों के पास 80 गए, उसमें से वो अपने बच्चों को 40 दिया, तो यस इट विल बी
डिस्ट्रीब्यूटेड या रीडिस्ट्रीब्यूटेड, आगे वो जाएगा। तो पौधे में से फल निकला, फल गरीबों में बांटेंगे। अब उसी तरह भारत देश का जीडीपी ग्रोथ हो कि पहले 100 करोड़ है, अभी 110 करोड़ है, ऐसा जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। वो टैक्स बायोन्सी और वो सब हम पिलर 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत देश का जीडीपी कितना, मान लो टैक्स टू जीडीपी का रेट चला मान लो 10-11%, तो हर साल उस हिसाब से अगर जीडीपी ग्रो करे तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। अब जो बढ़ेगा तो उसमें से कुछ पैसा गरीबों में जाएगा, बराबर। नाउ सपोज पहले 100 किलो फ्रूट पैदा होता था जिसमें से हम गरीबों को कुछ देते थे 50 किलो, लेकिन इस साल बारिश कम हुई, सिर्फ 80 किलोग्राम फ्रूट पैदा हुआ, तो गरीबों को कितना, आपके रेशो के हिसाब से 100 में 50 देते थे, 80 में से उनको 40 दो। तो अगर फ्रूट कलेक्शन कम है तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ ये प्लांट ठीक से ग्रो नहीं किया होगा, इसलिए फल कम पैदा हुए हैं, इसलिए गरीबों में कम फल गए हैं। प्लांट डिड नॉट ग्रो प्रॉपर्ली, इसलिए फूड कलेक्शन इज वन, देयरफॉर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर आपको पता चले डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, तब रिवर्स इंजीनियरिंग करो, अच्छा टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हुआ होगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, अच्छा जीडीपी ग्रोथ ठीक नहीं हुआ होगा, तब गरीबों में कम पैसा बटा होगा, जिस साल जीडीपी बर्बाद हो, जिस साल टैक्स कलेक्शन कम आए। अब इसमें इन्होंने क्रेजी क्वेश्चन पूछा, वैसे मुर्गी पहले कि अंडा, ऑफिशियल आंसर की कहता है, आंसर ये डिबेटेबल है, तो बहुत इस पे क्या वो सोच रहा था कि हम सोच रहे हैं बहुत दिमाग खर्च करने का फायदा नहीं। आई गिव यू 40 सेकंड, आप स्टेटमेंट देखिए और उसका जवाब दीजिए। बेसिकली ऐसा बोला कि भाई टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब कि आगे अगर फूड कलेक्शन कम हुआ, इसका मतलब क्या प्लांट ठीक से ग्रो नहीं किया। अगर टैक्स कलेक्शन कम हुआ है तो स्वाभाविक जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट हुई होगी, इसलिए अच्छा टैक्स हम कमा नहीं पाए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ गिरेगा तो लोगों का जॉब चला जाएगा, इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, शॉपिंग नहीं करेंगे, जीएसटी नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। पर इसका मतलब ये है कि आगे गरीब कल्याण में भी नहीं जाएगा। वो डिपेंड करता है, जैसे एक स्कीम है मनरेगा स्कीम, मनरेगा में ऐसा है कि 100 दिन के लिए गाँव वालों को काम देते हैं। अब मान लीजिए इसमें हर साल 86,000 करोड़ देते हैं, तो अगर वो कम करेंगे तो अपोजिशन बहुत हंगामा करेगा कि सरकार गरीब विरोधी है। तो भले टैक्स में कम पैसा आएगा, सरकार को ही लोन लेके कुछ भी करके एटलीस्ट वो लेवल तो मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो फिर आप लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मतलब गरीबों में कम पैसा बटा होगा कि नहीं वो बोलना मुश्किल है। मतलब ये अंडा आ गया, उसमें से मुर्गी आगे क्या निकलेगी या उसमें से टाइगर निकलेगा, दैट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ऐसा वो पूछ रहा है एंड ही सेइंग फर्स्ट इसका सेकंड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई फील दैट उसने ठीक से स्टेटमेंट बनाने चाहिए थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप क्या लॉजिकल सीक्वेंस में पूछ रहे हैं या हवा में इधर का उधर जोड़ के पूछ रहे हैं। कुछ बार प्रोफेसरों की तकलीफ होती है, कुछ तो मैंने ऐसे देखे हवा, मतलब दे आर नॉट इवन राइटिंग एनीथिंग ऑन द बोर्ड, हाँ ऐसा ऐसा इधर इधर, अब वो खुद ही समझ रहा है भाई तो क्या है, और वो ऐसा ही एमसीक्यू खुद के समझने के लिए उसने बनाया है, आगे पीछे का पूरा सेंटेंस लिख दो भाई, तो गरीब बच्चे भी कुछ समझ के पास हो पाए। नाउ वी आर डन विद प्लानिंग अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी। इन्फ्लेशन का समझो सोमवार को हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, लेट मी गो बैक। अनअकैडमी से ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से 80+ टॉपर सिलेक्ट हुए, लगभग 700 से 1000 घंटे उन्होंने ऑनलाइन सब लेक्चर्स देखे थे, बहुत सारे टेस्ट भी दिए थे। उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो हो रहा इवेंट, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो सैटरडे और संडे जो मैं क्लास नहीं ले रहा, तो सैटरडे का सोमवार को और संडे का मंगलवार को, तो इन्फ्लेशन जो पढ़ना है 2 लेक्चर का काम है, तो मंडे से हम वापस पढ़ लेंगे। लेकिन आपको खाली नहीं बैठना है, क्योंकि रविवार रात 9 बजे ये जीडीपी का जो मैंने आपको पढ़ाया हैंडआउट में, उसका क्विज होगा संडे नाइट 9 PM, सो यू हैव टाइम उसको खत्म कर देना। और ये इवेंट होगा 12 बजे दोपहर रविवार को, टाइम मिले देखना, उसमें लाइव क्विज में कुछ जीतने को मिले, नहीं तो 2-5 मिनट ऐसे ही देख लेना ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ये लोग सिलेक्ट में भी हो सकता हूँ, पॉजिटिव भी मोटिवेशन ले सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी मोटिवेशन ले सकते हैं, ये बहुत होशियारी मारा था, मुझे ठीक नहीं लगा, हाँ तो भी वो भी मोटिवेशन है कि अब मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा। आइदर वेज फाइन, दोस्त भी होने चाहिए, दुश्मन भी होने चाहिए, तभी आपका ग्रोथ होता है। कुछ बात मैं मानता हूँ दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, ये आपको ज्यादा मोटिवेट करते हैं टू वर्क हार्डर। वेल सी यू ऑन मंडे, दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।